Yes. So, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो बहुत अच्छी मॉर्निंग है आप लोगों की। मंडे की मॉर्निंग तो बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संडे की एक दिन की आराम के बाद मंडे जब आता है तो और भी एंजॉय करते हैं हम अपने काम को करना। सो ठीक है, कोई बात नहीं, आते ही रहेंगे, हर बार मंडे आएंगे, हर हर हफ्ते हमारे लाइफ में मंडे आते रहेंगे। एक दिन के रेस्ट के बाद हमें फिर से उठना पड़ेगा और फिर से हमारे काम शुरू करना पड़ेगा। तो आज कोई कोट बोलना चाहेगा? कोई कोई आप में से, या फिर हम खुद ही आपके सामने कोई कोट रखने की कोशिश करें? आप अगर बोलना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपका फेवरेट कोट जिसे डिकोड किया जाए? यस यस, बोलिए सौजन्य जी। हाँ। ओके, थिंक अबाउट द स्काई सो दैट यू कैन लैंड ऑन अ ट्री। ओके। सो अगर आप आसमान की सोचोगे तो एटलीस्ट आप यानी मुझे एक बार, हाँ, आप उसका मीनिंग एक बार हम लोगों को बता पाएंगे अच्छे से? देखना चाहिए। पेड़ पे तो चढ़ोगे। बराबर, यस यस, एग्जैक्टली। है ना? तो बड़े सपने तो देखने ही चाहिए। और सपने बड़े देखोगे तभी तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर सपने की ही देखने की शुरुआत ही छोटे चीजों से करोगे तो बड़ी चीज कहाँ से हासिल करोगे? तो बहुत अच्छी एक बात है, बहुत अच्छा कोट है। यूपीएससी का सोचना ही चाहिए आप लोगों ने। ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचते हैं यूपीएससी इतनी टफ एग्जाम वो कैसे दूं, उससे अच्छा कोई एसएससी, कोई स्टेट सर्विस के एग्जाम दे देता हूँ। नहीं, यूपीएससी का ही सोचना पड़ेगा। स्टेट की या फिर आप एसएससी तक ही सोचोगे तो आप ऊपर यूपीएससी का कभी सोच ही नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा कोट है जो आज हमें मिला है। तो कभी कभी किसी ने ये भी कहा है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू। आपको सपना देखना पड़ेगा उसके पहले, जब उसके पहले, जिसके पहले ये सपना पूरा हो जाए। यानी सपने देखना अच्छी बात है और सपना देखना भी चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए इसके पहले कि कोई और उसे पूरा कर ले। बहुत अच्छे कुछ कोट्स है हमारे पास, उससे हमारे दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव होती है। और इसी पॉजिटिव शुरुआत के साथ आज के कुछ नए टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब तक जो चीज़ें आपने पढ़ी वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने पढ़ी है। आप आज बहुत सारी चीज़ें के जानकार बन चुके हो। सो आप किस किस चीज़ों के जानकार हो ये मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अच्छे से चीज़ें जानने लगे हो तो आज नई चीज़ें आप जानोगे। आप फिलोसॉफी पढ़ते होंगे, आप फिलोसॉफी पढ़ते होंगे पॉलिटिकल साइंस में, आप फिलोसॉफी पढ़ते होंगे आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप फिलोसॉफी पढ़ते होंगे फिलोसॉफी इसी सब्जेक्ट में। बट फिलोसॉफी हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो फिलोसॉफी हमें पढ़नी है उसे कहा जाता है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। हम फिलोसॉफी वेस्टर्न पढ़ते हैं, बाहर की पढ़ते हैं। क्या हमारे देश की फिलोसॉफी हम जानते हैं? नहीं। तो आज हम वही फिलोसॉफी को जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी के साथ हम इसे कंप्लीट करके कुछ रिलीजन्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और आपके जो टास्क है वो आज आप भी पूरे करोगे। चलिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिखने लग जाए मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स मैंने ऑन कर ली है और आपको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। तो चलिए, हमने यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करना है। जस्ट अ मिनट। जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख जाए मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? यस। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, चलिए, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। आप लोगों की आवाज़ आती रहनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि बहुत ही अलग सा टॉपिक है जो आपको कहीं भी पढ़ने नहीं मिलता है ज़्यादातर। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आपको फिलोसॉफी पढ़ने वाली मिलने वाली है इंडिया की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और काफ़ी अलग सा टॉपिक है। आप एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। चलिए, एंजॉय करने के साथ इस टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अगर हम शुरुआत करें किसी भी चीज़ की, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलोसॉफी यानी आपको पता है क्या होता है? क्या आप लोगों में से कोई फिलोसॉफी को डिफाइन कर सकता है? फिलोसॉफी क्या हो सकता है? आइडियाज। यस, आपके आइडियाज, वेरी गुड। और भी कोई बोलना चाहेगा कुछ फिलोसॉफीज के बारे में? आइडियाज, बिलीफ,
यस, वेरी गुड। है ना, आइडियाज हो गए, बिलीव्स हो गए, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए जो आप रख रहे हैं, दैट इज फिलोसॉफी, आपकी खुद की फिलोसॉफी। तो देखिए इंडिया में भी ऐसी काफी सारी फिलोसॉफी आके बन के गई है। सो देखते हैं इन फिलोसॉफी को एक एक करके। फिलोसॉफी में जाने के पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि काफी सारे फिलोसॉफर्स जो है वो एक ही, इंडिया में सबसे ज्यादा फिलोसॉफर एक चीज में ही उन्होंने ज्यादातर वर्क किए हैं, और वो है मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। लाइफ, आखिर ये जिंदगी के पीछे मिस्ट्रीज, कौन सी जो मिस्ट्री वो कैसे सॉल्व हो सकती है। सो हम कह सकते हैं मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, मिस्ट्रीज बिहाइंड लाइफ, डेथ, ये सब चीजें। और ये होने के साथ साथ दूसरी बात, वो ये देखने के चाहते थे कि इन दोनों मिस्ट्रीज के पीछे फोर्स कौन सा होता है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है कि हमारी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ वैसी है, हमारी डेथ ऐसी आ रही है, हमारी डेथ के बाद क्या होगा। ये सब चीज़ें बोलने की, ये सब चीज़ें सोचने की उन्होंने कोशिश की। और यहाँ से उनकी सब फिलोसॉफी शुरू होती है कि सेवरल फिलोसॉफर्स वर एंगेज विद द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द फोर्सेज बियॉन्ड देम। अब अगर देखा गया तो इसमें क्या हुआ कभी कभी कि ये जो फिलोसॉफीज थी, है ना, हम कहेंगे वो कभी कभी रिलीजन से कभी कभी ओवरलैप हो जाती थी, तो वे रिलीजन भी उससे जुड़ जाता था। अब ऐसी कुछ चीजें चलती रही। तो कुछ फिलोसॉफी ऐसी भी रही है जो किसी रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं रही है, वो अलग से ही बनाई गई है। सो देखते हैं ऐसी अलग अलग फिलोसॉफीज को। तो स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, यानी मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल्स यानी हम कहेंगे कि एक वो स्कूल नहीं है जिसमें आप जाते हो पढ़ने के लिए। ये स्कूल यानी ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स है, जो लोग एक एबीसी नाम की सपोज कोई फिलोसॉफी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो ग्रुप को उनकी स्कूल कहा जाएगा। दैट इज द स्कूल ऑफ दैट एबीसी फिलोसॉफी। ये जैसे कि आपको पता है, ये आपको याद भी रखना है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्कूल्स ये कहती थी कि 4 गोल्स होते हैं आपके लाइफ में, 4 गोल्स होते हैं। ये 4 गोल्स को आपने पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो ये 4 गोल कौन से है? ये 4 गोल जो होते हैं ये पुरुषार्थ के 4 गोल होते हैं। ये 4 गोल में सबसे पहले आता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब इसमें देखिए एक एक चीज। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अर्थ, अर्थ मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमिक मीन्स यानी आप जो कमाई है करेंगे वो, जिससे अपनी लाइफ आप चलाओगे, दैट इज अर्थ। ये सबसे पहला, ये गोल, 4 गोल में से एक है। दूसरा है धर्म। धर्म की अगर बात करो तो धर्म इज अ सोशल ऑर्डर। धर्म मीन्स नॉट रिलीजन, इट इज सोशल ऑर्डर, है ना, यानी आप सोसाइटी के जो भी ऑर्डर्स है उसको फॉलो कर रहे, जो भी रूल्स है उसको फॉलो कर रहे, जो भी नियम है उसको फॉलो कर रहे, दैट इज धर्म। तीसरा जो है दैट इज काम। काम मीन्स फिजिकल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर और लव, फिजिकल लव, फिजिकल प्लेजर्स, ये हो जाता है काम। और आखिरी में आता है मोक्ष। मोक्ष मीन्स सैल्वेशन, मीन्स हर चीजों से मुक्ति मिल जाना, फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ आप मुक्त हो गए, अब आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसे कहा जाता है सैल्वेशन, इसे कहा जाता है मोक्ष। अब ये जितनी भी चीजें, इनको कुछ किताबों में जो कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे लिटरेचर रहे उसमें इसे डिफाइन, इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे अर्थ को अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है, उसमें बताया गया है। धर्म के बारे में धर्मशास्त्र में लिखा गया है। काम के बारे में कामसूत्र में लिखा हुआ है। और मोक्ष के बारे में दर्शन के, दर्शनाथ जो होती है उसमें लिखा हुआ है। अब ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। अब आप, हम जितने भी लोग हैं उन्होंने ये 4 चीजें हासिल करनी चाहिए अपने लाइफ में। ये कहा जाता है, हर मेजर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ये कहती है कि आपके पास कोई आगे जाके यानी इकोनॉमिक मीन्स या फिर वेल्थ होनी चाहिए। धर्म यानी आपने सोशल ऑर्डर, जो सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना के रखे उसको फॉलो करना चाहिए। काम यानी एक फिजिकल प्लेजर या फिर लव। बट इंडिया में ये कहा गया है कि विथ योर, इंडिया में हिंदुइज्म में हो या फिर इस्लाम में हो, इवन ये कहा गया है कि फिजिकल प्लेजर विथ ओनली योर स्पाउस, या फिर हम कहेंगे कि विथ योर हस्बैंड और वाइफ, उससे अलावा किसी और के साथ उसे परमिशन नहीं दी है रिलीजन्स में। तो ये चीजें हैं काम। काम के बाद मोक्ष। मोक्ष मीन्स दर्शन, यानी आप सैल्वेशन की तरफ चलोगे, आप एक पाथ को पकड़ोगे और वहां से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। मुक्त कैसे होना है ये दर्शन नाम की जो बुक है उसमें दिया हुआ है। अब ये जो स्कूल्स थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक ऑर्थोडॉक्स और एक हेट्रोडॉक्स। अगर हम इसके बारे में स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का कुछ क्लासिफिकेशन करें, सो यहाँ 2 तरह की
हमें स्कूल देखने मिलती है। एक बन जाती है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स यानी रिलीजन से जुड़ी हुई है, और दूसरी बन जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोडॉक्स। अब ये जो ऑर्थोडॉक्स मैंने कहा है, ये ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है, इसे अष्टिका भी कहा जाता है, और इसे नास्तिका, अस्तिका और नास्तिका, आस्तिक और नास्तिक आपको पता ही है, वैसे आस्तिका और नास्तिका ऐसा इसे कहा भी जाता है। आस्तिक, जो जो भगवान को मानते हैं उसे आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानते उसे नास्तिक कहते हैं। अब ऐसी दो तरह की स्कूल होती है, हेट्रोडॉक्स यानी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं होते हैं वो, और आस्तिक यानी जो रिलीजन से जुड़े होते हैं। ऑर्थोडॉक्स की अगर बात करें तो इसमें स्कूल्स आती है संख्या, ये स्कूल्स हमें पढ़नी। दूसरी है योग, तीसरी है न्याय, चौथी होती है वैशेषिका, फिफ्थ वन इज मीमांसा, एंड सिक्स्थ वन इज वेदांत। ये है फिलोसॉफी। इतनी 6 फिलोसॉफीज हमें पढ़नी है। हेटेरोडॉक्स में आते हैं बुद्धिज्म, दूसरे आएंगे जैनिज्म, तीसरे आएंगे लोकयात, फिर हम कहेंगे अज्ञान, अज्ञान या अजनान भी कहा जाता है उसे, और आखिरी में आते हैं आजीविका। इसमें हमें आज संख्या पढ़ना है, योगा पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, वैशेषिका पढ़ना है, मीमांसा पढ़ना है, वेदांता पढ़ना है, लोकयात पढ़ना है, अज्ञान पढ़ना है, आजीविका पढ़ना है। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसीलिए हमें यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑलरेडी हम एंशिएंट में पढ़ लेते हैं। तो एंशिएंट में हम पढ़ने के कारण आपका आज का टास्क शुरू होगा, वो होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ने से और उसके रिलेटेड डाउट्स मुझे पूछने में। एक ही चीज बार बार पढ़ने में कोई वैसे ये नहीं रहता है, हमारा टाइम हम दूसरी जगह दे सकते हैं वही टाइम। सो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ के पहले इन सबको पढ़ लेते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वो आपको अभी फिलहाल नहीं सोचना है, उसे हम एंड में सोचेंगे लेक्चर के। तो चलिए पहले स्कूल से शुरुआत करते हैं जिसे कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल में संख्या स्कूल। बट ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, ये कुछ धर्म को मान रहे हैं, यानी वेद जो है ये वेद को सबसे ज्यादा मानते हैं। ये कहते हैं कि आपको अगर मोक्ष हासिल करना है तो वेद ही आपकी मदद कर सकते हैं। 4 वेद होते हैं, हम अगले लेक्चर्स में रिलीजन पढ़ने वाले उसमें वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी, सो डोंट वरी अबाउट इट। वेद टोटल 4 होते हैं। एक होता है, सबसे पहले हम कहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कोई बता सकता है? 3 तो मैंने बता दिए, अथर्ववेद। वेरी गुड। ऐसे 4 वेद होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये वेद की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन नहीं करते कि वेद में जो लिखा है वो सही है। अब लिखा हुआ वेद, ये लिखे हुए तो नहीं थे, फिर बाद में आजकल आपको लिखे हुए फॉर्मेट में भी मिल जाते। पहले ऐसा कहा जाता था कि ये सिर्फ श्रोता यानी सिर्फ बोल बोल के ट्रांसफर किया गया, सुन सुन के वो ट्रांसफर किया गया नॉलेज है, बट उसको कहीं ना कहीं बाद में तो लिखना पड़ेगा, तो बाद में उसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कभी वेद सही है या गलत है इसको कभी पूछते क्वेश्चन नहीं करते। और इसमें 6 मेजर सब स्कूल्स आते हैं जिसको षड दर्शन कहते हैं। 6 यानी षड, और मैंने आपको बताया संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता ये होते हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल की अगर बात करें तो ये ओरिजिनलिटी ऑफ वेदा पे बिलीव नहीं रखते। ये नहीं कहते कि इसमें जो चीजें दी है वो दम बराबर है या फिर ये ओरिजिनल जैसे थे वैसे ही रहे। इनका मानना है कि इसको चेंज किया गया। अब कैसा है कि नॉलेज जो है वो बोल बोल के ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी ने चेंज करके आप तक पहुंचा दिया होगा। तो ओरिजिनल वेद यहाँ पे नहीं देखने मिल रहे ऐसे हेटेरोडॉक्स वाले मानते। वो हमेशा एक क्वेश्चन करते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में। वो हमेशा पूछते हैं कि भगवान है अगर तो कहाँ है, हमें दिखाओ पहले, तभी हम विश्वास करेंगे। तो हमेशा क्वेश्चन करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इसमें 3 मेजर सब स्कूल आती है, उसके अलावा मैंने इसमें 5 आपको यहाँ बता दिए। वैसे देखा गया तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका ये आती है, बट लोकयात और अज्ञान ये भी स्कूल हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई है ये हमें आज पढ़नी है। तो चलिए पहली स्कूल से शुरुआत करते हैं। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आपको डिफरेंस पता चल गया कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफीज या स्कूल्स में, तब मैं आगे बढ़ूंगा ऑर्थोडॉक्स से। सो क्लियर है यहां तक सबको? यस। सो बस 2 लोगों को और बाकी लोगों की आवाज एनर्जी के साथ आने की है अभी। सो क्लियर है? यस यस, वेरी गुड। यस, अब आई मजा। सो चलिए, मजा आ गई आपकी यस सुन के, तो और आगे बढ़ेंगे
और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल, यानी ऐसी स्कूल्स जो वेद को मानती है, ऐसी स्कूल्स जो धर्म को मानती है, ऐसी स्कूल्स जो भगवान को मानती है, उन्हें ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहा जाता है। उसमें पहली स्कूल जो होती है वो होती है संख्या स्कूल। ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति का नाम है कपिल मुनि। इन्होंने ये स्कूल को के बारे में, यानी इन्होंने ये जो फिलॉसफी है, ये कपिल मुनि की फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी को संख्या स्कूल कहा जाता है। पता है आपको, कपिल मुनि जो है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसको संख्या सूत्र कहते हैं। संख्या सूत्र वॉज रिटन बाय कपिल मुनि, और यहाँ पे हमें जो फिलॉसफी मिलती है उसे संख्या फिलॉसफी कहते हैं। संख्या या फिर इसे संख्या भी कहा जाता है। संख्या या संख्या जो है, इससे आपको पता चल रहा होगा, संख्या यानी काउंट करना, किसी चीज को काउंट करना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरली इट मीन्स टू काउंट। अब ये होने के बाद अब इसमें कैसा हो जाता है, देखिए दो चीजें आती है संख्या स्कूल्स में। सबसे पहले आपको शुरू करने के पहले एक चीज बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैं ऐड कर दूंगा आपके नोट्स में। देखिए यहाँ पे दो स्कूल ऐसे आ गए कि संख्या स्कूल्स में भी एक ओरिजिनल हो गई स्कूल और एक न्यू स्कूल हो गई। यानी एक स्कूल ऐसी थी जो कि ओरिजिनल विचार जो थे उसी को लेके चलती थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि संख्या फिलोसॉफी, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास ये फिलोसॉफी आई, और न्यू जो आई वो फोर्थ सेंचुरी एडी के पास आई। यानी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी और चेंज होके वो कुछ बदलाव हमें देखने मिले। सो फर्स्ट सेंचुरी में एक आई और एक फोर्थ सेंचुरी में आई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था पता है आपको, ये जो पहले ओरिजिनल वाली स्कूल थी ये हमेशा कहती थी कि कोई भी डिवाइन यानी भगवान जैसी किसी एजेंसी का होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। यानी ये नहीं रही तो भी यूनिवर्स बन सकता था, ऐसे ओरिजिनल संख्या स्कूल कहती थी ना। तो हम ये कहेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी इज नॉट नेसेसरी। डिवाइन एजेंसी इज नॉट नेसेसरी किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बनाने के लिए किसी डिवाइन चीज की जरूरत नहीं थी, वो हम कहेंगे कि कुछ चीजें थी उससे ही बना है। जैसे कि कौन सी चीजें? तो साइंटिफिक वाली कुछ चीजें, जैसे आप देख रहे हैं कि फिजिक्स कुछ बताता है, ज्योग्राफी कुछ बताता है कैसे बना यूनिवर्स कैसे, तो ये साइंटिफिक वाली चीजों पे बिलीव रखते थे। साइंटिफिक व्यू था इनका इन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। वो ये नहीं कहते थे कि भगवान ने बनाया है यूनिवर्स को। यूनिवर्स जो होता है ये साइंस के चलते, साइंस बताएगा कि किस तरह से बनाया गया, बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम इनके न्यू वालों की करें तो न्यू वाले हमेशा कहते थे कि स्पिरिट वॉज नेसेसरी। स्पिरिट जो होता है ये नेसेसरी है ना, इट इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बनाने के लिए कोई शक्ति की जरूरत है थी और वो शक्ति ने यूनिवर्स बनाया। इनके जो विचार है ये साइंटिफिक ना होते हुए ये स्पिरिचुअल विचार वाले होते हैं। अब देखिए ये उल्टा देखने मिल रहा है कि पहले जो लोग थे वो रैशनल विचार की स्कूल दिख रही है, बाद में जब नई स्कूल बनी तो भगवान वाली ज्यादा चीजें इसमें आने लगी। अब ये सब चीजें इसमें हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्कूल है ये मटेरियलिस्टिक थी, मटेरियलिस्टिक थी, थोड़ी साइंटिफिक थी, और ये जो स्कूल है ये स्पिरिचुअल थी। ऐसी है, ये ज्यादातर भगवान जैसी चीजों को मानने वाली कोई स्कूल थी। तो ये संख्या स्कूल में कुछ चेंजेस है। तो ये चेंजेस के साथ संख्या स्कूल की पहले फिलोसॉफी देख लेते हैं, अब आपको चेंजेस तो पता ही चले। क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी में वो काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं फिलोसॉफी, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी से। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आया है, फिर भी हम सब चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम बेसिक आया तो हम बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। कौन से पेयर नहीं आएगी? पहले इसमें उन्होंने लिखा था मीमांसा एंड वेदांता, ये दोनों तो आती है हमें पता है। न्याय और वैशेषिका ये भी आती है। लोकयात और कपालिका ये नहीं आती है, क्योंकि कपालिका कौन सी स्कूल है? आपने कहा देखा कपालिका? और संख्या और योगा। तो लोकयात कपालिका ये बहुत इजी था ये बताना। सो उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि संख्या स्कूल की जो फिलोसॉफी है वो क्या कहती है। 2 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये दोनों आंसर आप दे पाओगे आखिरी में जब आप इसको ये जो टॉपिक है इसको स्टडी कर लोगे। सो चलिए संख्या स्कूल की फिलोसॉफी जानते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता देते हैं ओल्डेस्ट स्कूल फाउंडेड बाय कपिल मुनि, बनाई है कपिल मुनि ने, जिनको आपने यहाँ पे देखा, और इनकी जो बुक है उसको संख्या सूत्र कहा जाता है जिसमें फिलोसॉफी दी है। संख्या या संख्या मीन्स काउंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका। अब देखो इनकी फिलोसॉफी क्या है। फिलोसॉफी बहुत अच्छी और बहुत सिंपल थी। ये कहते थे कि सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ नॉलेज,
यानी नॉलेज आना, एक्वायर करना बहुत जरूरी है। और आपको जो भी पूजा पाठ करके नहीं, आपको ज्ञान से, आपको नॉलेज से साल्वेशन हासिल होगा। मोक्ष अगर हासिल करना चाहते हो तो नॉलेज हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल करोगे तो आप अपने आप साल्वेशन पे पहुंचोगे, आप अपने आप मोक्ष को हासिल करोगे। जिस व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है उसके लाइफ में मिजरी रहती है। सो ये रूट कॉज ऑफ मिजरी ऑफ मैन है लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है इसीलिए उसकी जिंदगी खराब है। ये यहाँ पे देखने मिल रहा है संख्या स्कूल की फिलोसॉफी में। तो नॉलेज किस चीज का? वेद का नॉलेज, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये तो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल है तो यही सब चीजों का नॉलेज तो बोलेगी। साइंटिफिक नॉलेज की भी बात करती है ये स्कूल ऐसी। तो आपको पता है ओरिजिनल स्कूल तो उसमें भी विश्वास रखती थी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म कहा गया है। ड्यूअलिज्म यानी क्या होता है? द्वैत यानी ड्यूअल, ड्यूअल यानी दो चीजें। अब ड्यूअलिज्म क्या होगा ये मैं आपको स्कूल के बाद बताता हूं। तो फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म, ड्यूअलिज्म यानी दो चीजें होगी। द्वैत में दो होगी और अद्वैत में एक होगी। अब दो चीजें कौन सी है? दो चीजें है, एक है सोल और दूसरा है मैटर। यानी एक है आत्मा और एक है परमात्मा। एक को कहेंगे आपकी, है ना, आपको ये पता, ये ब्रह्म, एक होगा आत्मा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आत्मा ही और परमात्मा, ये दोनों चीजें। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं कोई सत्संग या प्रवचन दे रहा हूं, तो आज आपको यही फीलिंग आने वाली है क्योंकि ये फिलोसॉफी स्कूल ही वैसी है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझिएगा। ड्यूअलिज्म यानी सोल और मैटर अलग अलग कहे जाते हैं। यानी आपके अंदर भगवान बसता है ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है, वो लोग ड्यूअलिज्म को ना मानते हुए वो नॉन ड्यूअलिज्म को मानते हैं, जिसे अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत, जैसे मैंने यहाँ द्वैत कहा वैसे वहां अद्वैत आएगा। अद्वैत कहेगा ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही, आपके अंदर ही भगवान बसते हैं। खुद को जान लो, भगवान को आप हासिल कर लोगे। सो ये दो चीजें, और भी इसको हम डिटेल में देखेंगे। बट इन्होंने क्या कहा है कि सोल और मैटर जो है, यानी भगवान और आपकी जो आत्मा है, ये दोनों सेपरेट है। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज होने के साथ साथ आपका जो नॉलेज होगा वो हम कहेंगे कि रियल नॉलेज आपको हासिल करना। नॉलेज हासिल किया जाता है तीन चीजों से। अब ये नॉलेज की बात कर रहे हैं कि नॉलेज हासिल करना है, तभी साथ तो नॉलेज हासिल कैसे करें? सो नॉलेज तीन चीजों से हासिल किया जाता है। एक होता है परसेप्शन से, दूसरा होता है इन्फरेंस से, और तीसरा होता है हियरिंग से। इन परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, यानी किसी चीज को देखना है, आपको देखने का नजरिया, हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन या जो भी चीजें हैं उससे। तो प्रत्यक्ष देख के उससे आप नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। दूसरा है इन्फरेंस, यानी किसी भी चीज का अनुमान लगा के। अनुमान तो आपको पता ही है, आप कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो है। तो अच्छी चीजों को एनालिसिस करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नॉलेज क्या है क्या नहीं। अब देखिए, जैसे परसेप्शन, आप ये चीजों को देख रहे हैं प्रत्यक्ष मेरे स्क्रीन पे, तो ये हो गया आपका एक नॉलेज हासिल करने का तरीका। दूसरा, मैं जो भी आपको आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके चलते आप कुछ चीजों का अनुमान लगा पा रहे हैं, कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उसको कहा जाता है इन्फरेंस। तीसरा होता है, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, उसको कहा जाता है शब्द। तीनों चीजों से आप नॉलेज हासिल कर रहे हो और आज वैसे ही आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं ना। तो यही उन्होंने कहा है कि नॉलेज हासिल करने के तीन मेन कंसेप्ट होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, परसेप्शन, इन्फरेंस और हियरिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब इनका क्या मानना है? इनका बहुत एक अलग सा एक विचार हमें देखने वो मिला है कि ये प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं। फाइनल फिलोसॉफी हमेशा ये कहती है कि प्रकृति और पुरुष जो है वही रियलिटी है। अब प्रकृति क्या है भाई और पुरुष क्या है? ये आपके अंदर दोनों चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें होने के साथ साथ यही सच्चाई है। पुरुष यानी हम कहेंगे कि कॉन्शियसनेस, और ये कभी बदल नहीं सकता, ऐसी चीजों को पुरुष कहा जाता है। यानी कॉन्शियसनेस, हाईली कॉन्शियस होता है, उसका माइंड हमेशा कॉन्शियस देखने मिलता है और ये कभी बदला नहीं जा सकता, उसे पुरुष कहते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट आपको देखने मिल रहा है ये ज्यादातर मैन का एट्रीब्यूट है, यानी हम कहेंगे मैन का, और ये वुमेन का एट्रीब्यूट है। देखिए, मैन का जो ये होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड एक तरह से देख, अब वो बनाया ही वैसा है नेचर ने कि वो बहुत हाईली कॉन्शियस देखने मिलता है और वो जल्दी बदलता नहीं है। इवन अगर बदलाव की कोशिश करें तो अपने हर एज में भी जो वुमेन होती है उनमें आपको बदलाव देखने मिलते हैं। वुमेन प्रकृति जो होती है, वुमेन से जुड़ी हुई चीजें, थॉट, वुमेन ज्यादा सोचती है। आपको भी ये पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको क्या कहेंगे कि मैं आपको
क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आप, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे चीजें देखी जाती है कि एक एक मेल जितना सोचता है उससे ज्यादा एक फीमेल सोचती है। आपको ये चीज पता होगा और आप लोग एग्री भी करते होंगे। अब छोटी सी भी चीज हुई तो काफी बहुत ज्यादा देर तक सोचेगी। दूसरा होता है कि जितनी मूवमेंट एक पुरुष यानी एक मेल कर सकता है उतनी वुमेन नहीं कर सकती मूवमेंट। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उनमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस भी देखने मिलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज एक तरह से हम कहेंगे कि 12-13 एज के बाद चेंज एक देखने मिलेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाइफ के एक एक एज में देखने मिले, जो कि बहुत मुश्किल है उन्हें हैंडल भी करना, आप तो जानते ही हैं। तो ठीक है, इतनी चीजें तो बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छे से वुमेन जो है वो हैंडल करती है इन चेंजेस को। पुरुष जो उसमें उतने चेंजेस देखने वैसे भी नहीं मिलते। सो ये आपके अंदर सभी चीजें होती है, बट ज्यादा ये चीजें जो है कॉन्शियसनेस वाली या फिर हम कहेंगे जो ना बदलने वाली, वो हम कहेंगे कि वो पुरुष में ज्यादा दिखाई देती है। और प्रकृति वाली जो है वो फीमेल में ज्यादा दिखाई देती है, जिसमें थॉट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पता चलती है। तो इन्होंने यही कहा है कि यही सच्चाई है, पुरुष और प्रकृति ही सच्चाई है, जिसमें मैन और वुमेन के बारे में ये कुछ चीजें बोलते हैं। और ये संख्या फिलोसॉफी की कुछ फिलोसॉफी है, संख्या स्कूल की, जो कि एक अलग से फिलोसॉफी देखने मिल रही है, जो कि नॉलेज के ऊपर ही बात करती है। सो सबसे ज्यादा नॉलेज के ऊपर जिसने बात की है वो स्कूल बन जाती है संख्या स्कूल। तो संख्या स्कूल यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो संख्या स्कूल में इतनी यहाँ जितनी चीजें लिखी है वो सब आपको क्लियर। अब एक एक स्कूल मुझे आपको पूछते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि दिस इज फिलोसॉफी, फिलोसॉफी समझना ही है आपको। सो क्लियर है ये संख्या स्कूल, एक बार बता दीजिएगा। यस। सो बाकी लोगों की भी आवाज आनी चाहिए, अभी सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे आखिरी तक। यस, थैंक यू थैंक यू, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से तो नहीं पूछ सकता क्लियर है क्या, तो अभी आप ही लोगों से पूछूंगा। सो दो आवाज है, और बाकी बाकी लोगों अगर बोलना पॉसिबल नहीं होगा देन इट इज ओके, बट पॉसिबल होगा तो जरूर बोलिएगा। चलिए, सो यहाँ तक की चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी संख्या स्कूल में। संख्या स्कूल के बाद हम आते हैं दूसरी स्कूल जो पढ़ना है हमें, वो होगी आपकी योगा स्कूल। अब संख्या स्कूल हमेशा कहती है कि आपने नॉलेज जो है उसके चलते आपका ये सब चीजें चलेगी। अब इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये इन लोगों ने जितनी भी चीजें बताई है इसमें आप ये देख रहे हैं कि खुद एक नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे ही, और आपको ये पता है कि इसमें कोई एक्सटीरियर चीजों की जरूरत नहीं है। नॉलेज लेना है तो खुद का ही लेना है ना, एक्वायर करना है नॉलेज तो सेल्फ नॉलेज करना है। और बाद में इसमें चेंजेस जरूर आए होंगे, बट हमें यही चीजें देखने की। जो संख्या स्कूल होती है ओरिजिनली वो यही कहते हैं कि किसी डिवाइन वाली चीजों की जरूरत नहीं है, बाहर की किसी भी चीजों की एक्सटर्नल एक्सटीरियर एजेंट की जरूरत नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उससे ही आपको नॉलेज मिल रहा है। आप नॉलेज लेते चलिए, खुद का नॉलेज लीजिए और आपको मोक्ष हासिल हो जाएगा। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मिजरी में जाओगे, आपको कोई भी चीजें हासिल अच्छे से नहीं होगी। अब ये चीजें होने के साथ साथ यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं देखने मिल रही है कि ये बोल रहे कि आपका पुनर्जन्म होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ मोक्ष की बात कर रहे हैं। संख्या स्कूल ने कहीं भी पुनर्जन्म की बात नहीं की है, यानी आत्मा शरीर बदलती है, ये उन्होंने बात यहाँ पे नहीं रखी है। ये चीजें भी याद रखिएगा। अगली स्कूल योगा स्कूल। क्या कोई योगा स्कूल में ये जो जिनकी पिक्चर बनी है ये कौन हो सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं? इजी है गेस करना, योगा से जो जुड़े हुए हैं। यस यस यस, रामदेव बाबा है क्या ये? नहीं, रामदेव बाबा नहीं है। तो रामदेव बाबा से जुड़ी हुई कोई शब्द? हाँ 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 हाँ, नहीं होता है। बट जो जैनिज्म है ना, जैनिज्म ने इसमें कहा हुआ है। अब वो क्वेश्चन कैसा था, एक बार सेंड कर देंगे मुझे तो फिर मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है क्या वो? हाँ, तो वो मैं आपको फिर जब ये क्या कहेंगे, आप बुद्धिज्म और जैनिज्म के थोड़ी चीजें देख लेंगे ना, तो फिर मैं आपको वो बता दूंगा। तो ये, हाँ एंशियंट वो सब आपने किया ना, ठीक है ना। मैं आपको इसके बारे में अब उसमें वो क्वेश्चन मुझे पहले सेंड कीजिएगा, फिर मैं वो क्वेश्चन अच्छे से देख के बता पाऊंगा। ठीक है, तो ये है। अब योगा स्कूल की बात करते हैं, तो कोई बता सकता है योगा स्कूल ये कौन सी स्कूल है?
ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं? गेस गेस कीजिए। रामदेव बाबा। यस, वेरी गुड, पतंजलि है इनका नाम। बट आज अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो को पतंजलि क्या है, तो वो बोलेगा कि रामदेव बाबा की कंपनी का नाम है पतंजलि। बट ये है पतंजलि। पतंजलि जो है ये एक मुनि थे। ये वेरी गुड, ये बहुत अच्छा गेस किया है। आई थिंक आयुष ने ये गेस किया होगा। सो ये अच्छा, आपकी आवाज आज थोड़ी सी चेंज लगी मुझे, इसलिए ओके। सौरभ जी। सो सौरभ जी की आवाज भी काफी अलग सी और बहुत अच्छी है। अब उन्होंने सिर्फ पतंजलि बोला इसीलिए, यानी उनकी जो हम लोग हमारे रीजन के वाइज हमारी अलग अलग बोलने का तरीका है। जैसे सौरभ जी के इसमें बंगाली फील आता है थोड़ा, अब किसी के इसमें मराठी फील आता है थोड़ा। सो बहुत अच्छा है। तो सौरभ जी, आई थिंक बंगाली में खाने को और पीने को खाबो ही बोलते हैं, बराबर? अच्छा। और पानी भी ख्वाबो, जल भी ख्वाबो ही रहता है और खाना भी ख्वाबो रहता है ना। यस। सो ये बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं रखा है बंगाली में। नहीं तो यहाँ पे देखना पड़ता है कौन सी चीज खा सकते हैं, कौन सी पी सकते हो, वैसा आपको वर्ड्स यूज करना पड़ता है। बहुत अच्छा, ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है बंगाली में, है ना। सो यस, तो ये बहुत अच्छा गेस किया सौरभ जी आपने। और ये जो गेस था, ये योगा स्कूल जो है, ये पतंजलि की एक स्कूल है। सो अब इसमें हम आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो पतंजलि जो थे, ये एक मुनि थे। ये मुनि ने ही योगा स्कूल को बनाया था। अब ये जो योगा स्कूल बनाई गई है पतंजलि मुनि द्वारा, सो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब इसमें अब योगा यानी क्या, आपको ये अच्छे से पता है। योगा यानी कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ चीजें करना, इसको योगा कहा जाता है। सो योगा जब हम इसे कहते हैं तो देख लेते हैं अब योगा को किस तरह से जोड़ा जाएगा। अब योगा यानी एक्सरसाइज, योगा में एक्सरसाइज आती है, उसके साथ साथ योगा में हम कहेंगे कि आपका मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब चीजें आ जाएगी हमारे योगा स्कूल में। अब योगा आप लोग करते हैं, और योगा को फेमस, ज्यादातर फेमस रामदेव बाबा से ही फेमस हुआ है ये। प्राणायाम हो या योगा हो, बट योगा बहुत ही पुराना है। अब इतना पुराना जो योगा है, ये कब की फिलॉसफी है देख रहे हैं, आपकी एंशियंट टाइम की फिलॉसफी है, जो कि आज फेमस हुई है आपके बीच में। सो चलिए योगा स्कूल के बारे में थोड़ा सा जान के इसके बारे में बात करते हैं। योगा स्कूल कहता है कि दो चीजों को जोड़ना, उसे कहेंगे कि योगा स्कूल। ह्यूमन बीइंग, वो देखिए अब हर एक व्यक्ति यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहा है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले मोक्ष की बात कर रहे हैं। मोक्ष में होने के साथ साथ वो आर्ग्यू ये करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं सैल्वेशन या मोक्ष को। जैसे उन्होंने कहा था समक्या स्कूल ने कि नॉलेज के थ्रू, ये कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू, और मेडिटेशन के साथ साथ प्लस फिजिकल एप्लीकेशन के थ्रू। फिजिकल एप्लीकेशन यानी इसको कहा जाता है, फिजिकल एप्लीकेशन को योगा, योगिक टेक्निक, योगा। सो योगा के थ्रू, ये दो चीजों के थ्रू आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटीज, दैट इज मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन, दैट इज योगा करके, यानी एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। देखिए आपको पता है कि आप जिम करोगे तो आप ठीक है, आंख खुली रख के जिम कर सकते, बट ज्यादातर जो योगासन होता है वो करते वक्त आपको कहा जाता है कि आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से आंख बंद करके अपने योगा को करना चाहिए। सो ये मेन चीज होती है। तो रिलीज ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति, दैट इज सैल्वेशन। आपको क्या करना है कि सिर्फ पुरुष जो होता है ना, हम ये कहेंगे कि इसके साथ साथ ऐसा हो जाएगा कि अगर प्रकृति से पुरुष जो होता है ये रिलीज हो जाए तो आप पहुंच गए सैल्वेशन की ओर। यानी देखिए पुरुष क्या कहता है, कॉन्शियसनेस, यानी मेडिटेशन कर करके आपके माइंड को ज्यादा कॉन्शियस बनाया जाएगा, है ना। बाकी चीजें जो है चेंज होने वाली है, ये सबको चेंज किया जाएगा और अपने आप पहुंच जाओगे मोक्ष की ओर, यानी सॉल्वेशन की ओर। ये जो योगा स्कूल की फिलोसॉफी, इसको लिखा गया योग सूत्र नाम की, जो कि पतंजलि ने लिखा हुआ एक बुक है। इसमें एक्सरसाइजेस दी है वेरियस पोस्चर्स में, जिनको आसन कहते हैं। आपको अच्छे से पता है योग के आसन यानी योगासन। उसके अलावा सेवरल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी दिए, जिसको प्राणायाम कहा जाता है। ये वर्ड्स आपको अच्छे से, आप फैमिलियर हो इन वर्ड से। इट हेल्प्स ह्यूमन टू कंट्रोल माइंड, बॉडी एंड सेंसरी ऑर्गन्स। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको योगा से बॉडी को कंट्रोल करने की टेक्निक सिखाई जाती है, माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक आप मेडिटेशन से सीखते हो, और सेंसरी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल आप मेडिटेशन और योगा दोनों से कर सकते हैं। आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो भी है, आपकी आंख है, नाक है, कान है, या फिर माउथ, टंग, जो भी होंगे, जितने भी आपके होंगे सेंसरी ऑर्गन्स,
वो सब चीजों को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका योगा स्कूल। अब योगा स्कूल में ये सब चीजें उन्होंने बताई कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हम कहेंगे मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन करना है, जिससे आपका पुरुष जो है वो प्रकृति से अलग हो जाएगा और आपको सैल्वेशन हासिल हो जाएगा। क्योंकि योगा करने से और मेडिटेशन करने से आप बहुत कॉन्शियसनेस आप में आ जाएगा, जिसके चलते आप मोक्ष की ओर बढ़ जाओगे। अदर इसके अलग अलग नाम जो देखे गए हैं वो है, हम कहेंगे अदर मीन्स ऑफ अचीविंग मुक्ति। मुक्ति मीन्स मोक्ष अचीव करने की कुछ चीजें, वो आता है यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। टेंशन नहीं लेना, वर्ड्स नए लग रहे होंगे, मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। यम यानी सेल्फ कंट्रोल। प्रैक्टिस क्या क्या करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ कंट्रोल को, खुद को कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीखना है। जब आप ये सीखोगे तभी आपको मुक्ति हासिल होगी, तभी मोक्ष हासिल होगा, ये समझ जाए। खुद पे कंट्रोल लाओ सबसे पहले। दूसरा है कि नियम। नियम यानी कुछ रूल्स। कौन से रूल्स? ऐसे रूल्स जो दिए गए हैं कि आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए। ये नियम जो लिखे जाते हैं किसी भी वेद में या किसी भी किताबों में, वो आपको नियम्स को फॉलो करना है और उसी तरह से अपनी लाइफ को जीना है। उसके बाद आएंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हम कहेंगे चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने अगर 4 चीजें रखी गई है ABCD नाम की, इसमें से बेस्ट चीज आपको चूज करनी है। आपके लिए कौन सी सबसे अच्छी होगी? हो सकता है मेरे लिए D अच्छी और आपके लिए B अच्छी है। सो आपको ऑब्जेक्ट को अच्छे से चूज करना है। और ऑब्जेक्ट आपका यह है कि अगर 4 आपको जीने के तरीके बताए गए तो अच्छा तरीका ही आप यहाँ पे ढूंढो, अच्छा वे ही आप ढूंढो जीने का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं धरना। धरना का मीनिंग होता है कि माइंड को फिक्स करना, फिक्सिंग द माइंड ओवर द चोजन ऑब्जेक्ट। अब मैंने चूज किया कि मुझे ये करना है, ए नाम की चीज, तो मैं अपने माइंड को ए नाम पे ही फिक्स कर दूंगा, बस मुझे ये यानी ये करना है। इससे ये चीजें पता चलती हैं। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेट। अब मैंने माइंड को फिक्स कर लिया, उसके बाद मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अबाउ मेंशन, दैट इज चोजन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने चूज किया उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए और समाधि आपको फिर धीरे धीरे हासिल हो जाएगी। समाधि यानी आपका जो माइंड होता है, माइंड, अगर आपका माइंड उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ गया, आपका माइंड और वो ऑब्जेक्ट एक हो गया, तो दैट विल लीड टू द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ दिस सेल्फ, यानी आप खुद को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दोगे और आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट दिखोगे। तो ये चीजें हो सकती है आपके मुक्ति हासिल करने की। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कीजिए। रूल्स देखिए क्या क्या होते हैं, देखिए यूपीएससी पे भी ये सब कुछ अप्लीकेबल होता है। सेल्फ कंट्रोल लाइए, जो जो आपके चीजें हैं, जैसे कि आपको क्या क्या करना है, अगर आप वो कुछ बुरी आदत है उसको आपको कंट्रोल करेंगे। ये सब रूल्स क्या है, यानी यूपीएससी के रूल्स देख लेना है। चूज किया है आपने यूपीएससी को, चूज करने के बाद फिक्स कर लेना अपना माइंड उस पर, फिर उसके साथ पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है उसी पे, और एक टाइम बाद आपका माइंड और यूपीएससी एक ही बन जाना चाहिए, आपको यूपीएससी मिल गया, ये समझ जाइए। सो ये देखिए, ये तो ये यूपीएससी के लिए उन्होंने नहीं लिखा है, ये उन्होंने लाइफ के बारे में लिखा है कि लाइफ को किस तरह से आपको मुक्ति हासिल कर सकते हैं आप लाइफ में। ठीक है, तो ये होती है एक योगा स्कूल। सो योगा स्कूल के बारे में अभी मैंने आपको जो जो चीजें बताई, क्या इसमें आप किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो उसके बाद हम आगे आएंगे। सो समख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड समख्या होल्ड द सेल्फ नॉलेज। यस, ये जो है ये क्वेश्चन, यस प्रसन्ना कुमार जी, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्री में पूछा गया था 2013 में। अभी आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, पहला क्या था कि समख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बराबर। समख्या ने ऐसा कुछ कहा है, आप लोग बताएंगे बराबर है ये वाला। सॉरी एक मिनट मुझे देख लीजिए दीजिए। डज नॉट एक्सेप्ट, हाँ, तो समख्या एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरा है समख्या होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन द एजेंट। इसमें क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 72 दिए आंसर, यस इसका आंसर 2 है, बराबर। यस, ये जो है इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा। समख्या, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, जस्ट अ मिनट, रिबर्थ वाला ये मैंने यहाँ पे उल्टा बताया था कि आपको रिबर्थ वाला, मैंने ये बताया था कि ये रिबर्थ को नहीं मानता, ऐसा बोला था कि रिबर्थ को मानता है, ये बोला था। बताएंगे कोई? मैंने यहाँ, हाँ, नॉलेज पे बिलीफ रखता है, बट ये लाइन पे मैं आपको बताना भूल गया एक चीज। यहाँ पे सैल्वेशन दिया है, सैल्वेशन का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष हासिल करना। अब मोक्ष हासिल हो सकता है, यानी मोक्ष के अलावा दूसरी भी चीज आपको मिल सकती है।
है ना। सो यहाँ पे ये हो सकता है, अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन। सो यहाँ पे इन ऑप्शन में जो दूसरा है वही बराबर है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे शायद मैंने उल्टा बोला, आपको जैनिज्म वाला बोला। तो यहाँ पे आएंगे तो मोक्ष, अगर मैं मोक्ष की बात करूं तो मोक्ष हासिल होगा नॉलेज के थ्रू, यानी अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे तो आपको मोक्ष हासिल नहीं होगा। मोक्ष हासिल होना यानी आप लोगों को मैंने बताया, तो आप लोगों को मोक्ष हासिल होने से क्या पता चला, आप अपने गेस बताइए, मोक्ष हासिल होने से क्या पता चलता है आपको? उससे मुक्त हो जाना, उससे लिबरेशन हो जाना। अब लिबरेशन होने के कारण क्या हो जाएगा कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म नहीं होगा यानी मेरा रिबर्थ नहीं होगा, है ना। रिबर्थ नहीं होगा यानी मेरा जो सोल है उसका ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगा, है ना। तो मेरा ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगा। अगर यानी देखिए, अगर नॉलेज हासिल हुआ तो मेरा रिबर्थ नहीं होगा यानी मुझे मोक्ष हासिल हो जाएगा। अगर मुझे नॉलेज नहीं हासिल हुआ, दूसरी साइड पकड़िए इन्हीं स्कूल की, तो फिर क्या होगा? नॉलेज हासिल नहीं हुआ तो मोक्ष हासिल नहीं होगा। मोक्ष हासिल नहीं होगा यानी मेरा सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट कर सकता है, नॉलेज नहीं रहेगा तो कर सकता है इनके अकॉर्डिंग, है ना, कर सकता है। यानी ट्रांसमाइग्रेट हो गया यानी रिबर्थ होगा। सो ये जो पहला ऑप्शन, ये यानी ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपको मोक्ष हासिल होगा, यानी मोक्ष की अगर बात कर रहे हैं तो जरूर ये रिबर्थ या ट्रांसमाइग्रेशन को भी मानते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ये मुझे अभी एकदम से मेरे माइंड में आया कि ये दूसरी साइड मैंने आपको बताना भूल गया। तो एक साइड है मोक्ष वाली और दूसरी साइड है ट्रांसमाइग्रेशन एंड रिबर्थ वाली। तो ये आपको क्लियर हुआ? एक मुझे बता दीजिएगा, नॉलेज लिया तो मोक्ष हासिल, नहीं लिया है तो फिर से रिबर्थ आपका। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, अब ये क्लियर होने के बाद अब अप्लाई करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि जस्ट अ मिनट, अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये एक्सेप्ट कर रही है, तभी तो मोक्ष की बात करती है। क्या एग्री करते हो आप इन चीजों से जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे? ठीक है ना? यस। दूसरी बात, संख्या होल्ड्स दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट, और ये इन्होंने ये भी बोला है कि आपको सेल्फ नॉलेज की जरूरत है और किसी एजेंट की जरूरत नहीं, तो इसका ओनली टू वाला ऑप्शन ही बराबर होगा। सो सब लोग एग्री है ओनली टू से, तो हम ओनली टू को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? ओनली टू, एक बार सब लोग बताइएगा। यस यस, है ना। तो आप लोगों की आवाज आई है और आप लोगों को ये चीज समझ गई है। तो देखिए कैसा होता है कि अगर मैं किसी एक चीज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दूसरी साइड की को भी माइंड में रख रहा हूँ, तभी तो उस चीज की भी मैं बात कर पा रहा हूँ। तो ये इस तरह से दूसरी साइड है जो मैं आपको तब बताना भूल गया था, तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो इन्होंने सैल्वेशन की बात की, यानी इन्होंने रिबर्थ और टाइम ट्रांसमाइग्रेशन को जो मानता है वही मोक्ष की बात करता है। अब मैं कहीं पे जाऊंगा और मैं किसी पंडित से मैंने कोई पूजा कराई है और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मोक्ष हासिल हो गया है? जो हमारे व्यक्ति उनकी डेथ हो गई, तो बोलेगा मोक्ष तो हासिल नहीं हो पाया है, इनको इसका जन्म मिला है। यानी मैं ये पूछ रहा हूँ मोक्ष हासिल हुआ क्या, यानी जरूर मैं विश्वास रखता हूँ पुनर्जन्म पे, तो उसका पुनर्जन्म हुआ यानी उसको मोक्ष हासिल नहीं हुआ है। तो इस तरह से संख्या स्कूल एक्सेप्ट तो करती है भाई कि रिबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, उसके अलावा नॉलेज की भी ये बात करती है। तो पहला ऑप्शन में डज नॉट लिखा था, तो वो ऑप्शन जो है ये गलत यहाँ पे हमें पता चलता है। सो संख्या स्कूल के बाद हमने योगा स्कूल देखा। तीसरा जो है वो न्याय स्कूल है। अब न्याय स्कूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम कहेंगे कि देखिए स्कूल यहाँ पे हमेशा ये कहती है ये स्कूल। अब देखिए एक एक स्कूल का याद रखना, एक स्कूल के लिए एक कीवर्ड है। संख्या स्कूल के लिए कीवर्ड क्या है और योगा के लिए क्या है, आप मुझे बताइए। संख्या स्कूल के लिए क्या कीवर्ड याद रखोगे आप? वेरी गुड, संख्या आया यानी नॉलेज। योगा आया तो क्या याद रखोगे आप? योगा आया तो मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन, यस, वेरी गुड। ये दूसरा कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड न्याय स्कूल के लिए जो याद रखना है वो है लॉजिकल थिंकिंग। ये याद रखो, लॉजिकल थिंकिंग, ये कीवर्ड न्याय वालों के लिए याद रखो। न्याय स्कूल वालों की थिंकिंग ही बहुत ही अलग, यानी हम कहेंगे कि इनकी थिंकिंग लॉजिकल है, ये लॉजिकली हर चीज को सोचते हैं। और ये जो है ये मुनि, इनका नाम है गौतम मुनि। गौतम मुनि जो थे, इनकी जो फिलॉसफी थी, इसको न्याय स्कूल में डाला गया है। अब चलिए गौतम मुनि की लॉजिकल थिंकिंग वाली
फिलोसॉफी देखते हैं। और हर व्यक्ति किस चीज की बात कर रहा है? सैल्वेशन की। जैसा पहली स्कूल कहती है कि नॉलेज से सैल्वेशन हासिल होगा, दूसरी स्कूल कहती है कि योगा और मेडिटेशन से नॉलेज हासिल होगा, तीसरी स्कूल कहती है कि लॉजिकल थिंकिंग से मोक्ष या सैल्वेशन हासिल होगा। सो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है गौतम। इन्होंने न्याय सूत्र लिखा है, न्याय सूत्र से एक फिलोसॉफी नई बन गई, दैट इज न्याय फिलोसॉफी, न्याय स्कूल। लॉजिकल थिंकिंग करो और सैल्वेशन को हासिल कर लो। लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए जिससे आप मिस्ट्री ऑफ लाइफ डेथ को समझ सकते हो, समझने के बाद आपको मोक्ष हासिल हो सकता है। अब यहां पे देखिए कैसा होता है। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि लॉजिकली सोचना है। अब एक चीज आप लॉजिकली सोचो कि ये रास्ता है, ये रास्ते से आप चल रहे हो, यहां पे एक कैट है, ये कैट ने यहां से इसको क्रॉस कर लिया है ना, आपके सामने से ये क्रॉस कर गई कैट, यहां से यहां तक गई। अब आप इसको क्रॉस करने के पहले रुक गए, आप बोल रहे बिल्ली ने रास्ता काटा, अब मैंने रुक जाना चाहिए, मैंने किसी और को जाने देना चाहिए, फिर मैं जाऊंगा। ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं हुई। लॉजिकल थिंकिंग अगर आप सोचोगे तो बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा, कोई बता सकता है लॉजिकली क्यों बिल्ली ने रास्ता काटा होगा? यस, वेरी गुड, क्योंकि उसको यहां से क्रॉस करके यहां पे जाना था, इसलिए उसने रास्ता काटा है। आपको अगर यहां से ये एंड से वो एंड पे जाना है तो क्या आप रास्ता नहीं काटोगे? किसी को काटोगे ही, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लॉजिकली सोचो कि उसने रास्ता क्यों काटा है भाई। ऐसी थिंकिंग बारे में बात करते हैं न्याय स्कूल वाले। बट आप सोच रहे इतना लॉजिकल अगर बात करें तो इनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल में क्यों डाला गया? क्योंकि ये भगवान पे विश्वास रखते हैं, लॉजिकली सोचते हैं बट भगवान पे विश्वास रखते हैं, वेद पे भी अपने विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कि आप लॉजिकली और एनालिटिकली जो नॉलेज को हासिल करोगे वही आपका रियल नॉलेज होगा। आपको रियल नॉलेज को हासिल करना तो आप उसके ऊपर लॉजिकली और एनालिटिकली सोचो। लॉजिकल टूल्स कौन से हैं? सबसे पहले इन्फेरेंस, हियरिंग और एनालॉजी। एनालॉजी यानी किसी भी चीज का एनालिसिस करना, सबसे पहले जो भी सुनी हुई चीज है उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर इन्फेरेंस, आप अपने अनुमान लगाएंगे कि कैसा हो सकता है कैसे नहीं। तो नॉलेज रहेगा तो आप इन्फेरेंस, हियरिंग और एनालॉजी, ये तीन टूल से आपका नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि क्रिएशन यानी जो बनाया गया है, दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि प्रोटेक्ट किया गया और डिस्ट्रक्ट किया गया है, वो भगवान नहीं, भगवान ही कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भगवान ने ही यूनिवर्स को बनाया है, भगवान ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और भगवान ही उसे डिस्ट्रक्शन उसका कर सकता है ना। तो इट बिलीव दैट गॉड नॉट ओनली क्रिएटेड द यूनिवर्स बट ऑल्सो सस्टेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड इट। इसलिए भगवान आ गए, इसलिए ऑर्थोडॉक्स में आ गए। बट इनका स्ट्रेस हमेशा सिस्टमैटिक और लॉजिकल थिंकिंग पे ही रहता है। यानी ऐसे लोग जो भगवान को भी मानते हैं और लॉजिकली भी सोचते हैं, सिस्टमैटिकली भी सोचते हैं, वो भी लोग काफी अच्छे लगते हैं सोसाइटी में। तो वो लॉजिकली और सिस्टमैटिक सोचने वाले लोग प्लस भगवान वाली भी चीज आ गई, वो बन गए न्याय स्कूल वाले। तो ये होती है एक आपकी न्याय स्कूल जो कि बताई गई है, हम कहेंगे गौतम ऋषि द्वारा। न्याय स्कूल की जो चीजें हैं वो लॉजिकल सोचने वाली है। यहां पे आपको ये चीज क्लियर होती है। न्याय स्कूल क्लियर, चले आगे। यस यस, है ना, वेरी गुड। ये जो चीजें, इसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे, आपको ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बेसिक ही रहेंगे, बेसिक रहेंगे, बट आपको ये चीजों को अच्छे से समझने की भी जरूरत होती है। चलिए हम यहाँ पे इसको समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं। दैट इज वैशेषिका स्कूल। वैशेषिका स्कूल की अगर बात की जाए तो वैशेषिका स्कूल कहती है फिजिकलिटी, ये अलग ही है, ये महर्षि कनाद है। महर्षि कनाद की अगर बात करें तो आपको पता है महर्षि कनाद इंडिया में फिजिक्स की जो शुरुआत की थी वो महर्षि कनाद ने की थी। इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में महर्षि कनाद का नाम आपको देखने मिलता है। महर्षि कनाद ने एटॉमिक थियरी रखी थी। यू कांट बिलीव, बट जो लोगों ने सुना होगा उनको ये पता होगा कि महर्षि कनाद ने एटॉमिक थ्योरी रखी थी। अब इसमें सबसे पहले ये फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स की जो बात कर रहे हैं, इसको हमेशा यहाँ पे कहा जाता है कि कनाद जो थे, कनाद ने वैशेषिका फिलोसॉफी लिखी हुई है, उनको ये फाउंडर कहा जाता है। और ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि यूनिवर्स जो बना है वो 5 चीजों से बना हुआ है, 5 मेन एलिमेंट से बना है। एक होता है फायर, अग्नि, दूसरा होता है एयर, वायु, तीसरा होता है वाटर, दैट इज जल, चौथा होता है अर्थ, दैट इज, हम कहेंगे अर्थ को क्या कह सकते हैं हम, पृथ्वी, पृथ्वी,
और पांचवा दैट इज एथर, दैट इज स्काई, स्काई यानी आकाश। हाँ, तो ये सब चीजों से बना है हमारा यूनिवर्स, ऐसा कहते हैं वैशेषिका स्कूल वाले, है ना। इस यूनिवर्स में फायर है, एयर है, वाटर है, अर्थ है, ईथर यानी स्काई है, ऐसा वैशेषिका वाले मानते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कनाद इसके फाउंडर है, साइंटिफिक अप्रोच है, फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय 5 मेन एलिमेंट्स, दैट इज फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर, और द्रव्य जो है ये मटेरियल एलिमेंट है। अब इन्होंने ये कहा कि मटेरियल जो दीज मटेरियल एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द्रव्य, ये भी जो चीजें है ना इनको द्रव्य भी कहा जाता है। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी चीजें हैं, यानी हम कहेंगे जो रियलिटी है उसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे रियलिटी एक्शन की होती है, या फिर हम कहेंगे कि सब्सटेंस, जो भी है अलग अलग सबकी क्वालिटी, ये सब है। और इन्होंने जो थियोरी रखी थी उसको एटॉमिक थियोरी कहते हैं। एटॉमिक थियोरी क्या कहती है, कोई बता सकता है, कोई साइंस जिसको याद आ रहा होगा एटॉमिक थियोरी? यस, ऑल, किस चीज से बनी है? हर चीज, ऑल मटेरियल, यस, वेरी गुड, यस, ये हम कह सकते हैं। तो ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, सभी चीजें एटम्स से बनी हुई हैं, ऑफ एटम्स। ये आपको एटॉमिक थ्योरी पता है। तो ये एटॉमिक थ्योरी रखते हैं जो वैशेषिका स्कूल के फाउंडर है महर्षि कनाद। वो कनाद रखने के बाद यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने फिर क्या कहा कि सभी चीजें एटम से बनी हुई हैं। ये लोग ये भी कहते हैं कि जो यूनिवर्स है ना, एटम और मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म, अब आपको लग रहा होगा मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, टू फॉर्म हम कहेंगे मैटर। ये दोनों कंबाइन होते हैं और मैटर बनता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये चीजें होने के बाद हर चीज जो आप फिजिकली टच या देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो ये है एटॉमिक थियोरी, है ना। अगर मैं देखूंगा जो भी चीज को मैं टच कर सकता हूँ, जो भी चीज को मैं देख सकता हूँ, वो किस से बनी है? तो एटम और मॉलिक्यूल एक होके मैटर बना है। अब इसमें आते हैं, तो इंडिया में फिजिक्स की शुरुआत ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैशेषिका स्कूल ने की थी। दे बिलीव इन गॉड, दैट्स व्हाई कंसिडर्ड एज अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल। लॉ ऑफ कर्मा पे भी विश्वास रखते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं। अब इसमें देखिए इनकी फिलोसॉफी में आपको बताता हूँ। दे बिलीव इन गॉड, अब सबसे पहले भगवान को लेके आते हैं वैशेषिका के पास। ये कहते हैं कि ये लोग साइंटिफिक थिंकिंग की विश्वास रखते हैं, बट वो कहते हैं कि भगवान जो है ये गाइडिंग फोर्स है। चीजें तो साइंटिफिकली चल रही है बट इनको गाइड गॉड कर रहा है, ये इनकी फिलॉसफी है। दूसरा, लॉ ऑफ कर्मा पे ये बात कर रहे हैं। अगर कर्मा की बात करें तो आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आप चलोगे। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करें तो हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, तो कुछ बुरा करें तो हमें पनिशमेंट मिलती है। सो आपको रिवॉर्ड या फिर पनिश किया जा सकता है आपके कर्म के चलते। ये दूसरी चीज बात करते हैं। तीसरा ये बात कर रहे हैं हेवन और हेल की। अगर मैं बात करूं हेवन और हेल, तो इन्होंने ये कहा है कि आपको अच्छे कर्म करते रहना है। देखिए कर्मा की बात कर रहे हैं तो ये अच्छे कर्म करने, बट स्वर्ग हासिल होगा या नर्क हासिल होगा ये डिसाइड करेगा गॉड। सो डिसाइडेड बाय गॉड, भगवान इसको डिसाइड करेगा। आपको सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना है, तो भगवान को ये मान रहे हैं। चौथी बात कर रहे हैं सैल्वेशन की। सैल्वेशन कैसे हासिल हो सकता है? इन्होंने कहा कि सैल्वेशन कैसे हासिल होगा ये आपके हाथ में नहीं है, बट सैल्वेशन हासिल होगा या नहीं इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय गॉड। आप स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे टेंशन मत लो, भगवान सोचेगा। आपको मोक्ष हासिल होगा या नहीं होगा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भगवान सोचेगा। आपको सिर्फ टेंशन लेना है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे रहने चाहिए, ये आपके हाथ में। ऐसे वैशेषिका स्कूल वाले मानते हैं। बाकी इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच अपना आगे रखा ही हुआ है। तो ये है वैशेषिका स्कूल जो इन चीजों के बारे में विश्वास रखती है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको यहाँ पता चलती है। सो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे की स्कूल दो हमारे बच्चे, मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल, ये दो स्कूल को पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चले आगे।
चलो अब सेकंड, अब दो स्कूल्स और हमें देखना है हेटेरोडॉक्स स्कूल में। एक होती है मीमांसा स्कूल। मीमांसा स्कूल में यहाँ जो आपको व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे हैं, अब ये कौन है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये जो है ये ऋषि जैमिनी है। जैमिनी ऋषि ने रखी हुई जो स्कूल है उसे मीमांसा स्कूल कहते हैं। मीमांसा का मीनिंग आपको बता दूं मैं क्या होता है। मीमांसा का मीनिंग होता है रीजनिंग। मीमांसा का मीनिंग होता है इंटरप्रिटेशन। मीमांसा का मीनिंग होता है एप्लीकेशन। मीमांसा यानी रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। अब आपको यहां पे बता देता हूं कि ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो वेद होते हैं ना, वेद, इसमें इटर्नल ट्रुथ दी है, इसमें सच्चाई है वेद में, इसीलिए वेद को मान रहे, इसलिए तो ऑर्थोडॉक्स में है। तो जैमिनी ने कुछ सूत्र लिखे हैं, यहां से बन गया है मीमांसा नाम की फिलोसॉफी। मीमांसा का मीनिंग होता है रीजनिंग। रीजनिंग यानी हर चीज के पीछे के रीजन ढूंढना है, दैट इज रीजनिंग। देखिए कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन आता है 1 3 डैश 7, तो इसके पीछे यहाँ पे कौन सा ब्लैंक, ये जगह पे कौन सा नंबर आएगा, 5। रीजन, यस वेरी गुड। ऐसे ऐसे लाइफ को देखना है। ये देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, ये चीजें हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्यों, क्योंकि ऐसा है, ऐसा ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रीजन है। तो ये मीमांसा वाले कहते हैं कि रीजनिंग वाली चीज यानी आर्ट ऑफ रीजनिंग आपको ढूंढना है, और इंटरप्रिटेशन, आपको आपके इंटरप्रिटेशन अच्छे होने चाहिए, यानी आप उसको मीनिंग को आपको अच्छे से समझना चाहिए और उसको अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। तो रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, ये 3 चीजों के बारे में बात करते हैं मीमांसा स्कूल वाले। वेद जो होते हैं इसमें ही इटर्नल ट्रूथ है, वेद में ही सच्चाई है, वेद को मानिए, वेद में जैसा लिखा है वैसा कीजिए, आपको सब चीजें अच्छे से हासिल होगा। अब आपको कुछ ड्यूटीज फुलफिल करना है, ऐसा मीमांसा वाले कहते हैं। तो कौन सी ड्यूटी फुलफिल करूं मैं, भाई कहां लिखी है मेरी ड्यूटीज। सो ड्यूटीज आपकी वेद में दी हुई है, वेद में जो ड्यूटी दी है उसको पूरा करो। आपकी जो ड्यूटीज वेद में पूरी करनी है उससे आपको रिलीजियस मेरिट हासिल होगा, रिलीजन में एक जगह आपको मिलेगी, उसमें आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगा, उसके अलावा आपको हेवन मिलेगा, हेवन यानी हम कहेंगे स्वर्ग मिलेगा, और उसी के बाद उसी के चलते आपको सैल्वेशन भी हासिल होगा, आपको मोक्ष भी हासिल होगा। सो फुलफिल कीजिए सभी ड्यूटीज की जो वेद में लिखा है, और रिलीजियस मेरिट हासिल कीजिए, हेवन में जाइए और सैल्वेशन भी हासिल कर लीजिए। सैल्वेशन हासिल कैसे करेंगे, तो वेद में दिए हैं रिचुअल्स। रिचुअल्स जो दी है कि ऐसा करो, ये यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे आपको हासिल होगा सैल्वेशन, ऐसा मानते हैं मीमांसा स्कूल वाले। मीमांसा वाले कहते हैं कि सैल्वेशन आपको हासिल होता है थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स। अब उन्होंने बोला कि भाई रिचुअल्स परफॉर्म करो, उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे रीजनिंग वाली चीजें, इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन वाली चीजें, तो भाई वो कर क्यों रहे, ये रीजन तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना अगर पड़ेगा तो कैसे, बट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन रीजनिंग बिहाइंड द रिचुअल्स। रिचुअल के पीछे कारण क्या है, मैं यज्ञ कर रहा हूं मेरे घर पे, होम हवन कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब इस कारण क्या हुआ ये भी बताता हूँ। अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक्शन जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स हेवन पे जाएगा कि नहीं, ये आपका डिसाइड करता है। यानी आपने जो भी एक्ट किया है उसमें अच्छी वाली चीजें है या बुरी चीजें, ये डिसाइड करता है कि आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं। अब उन्होंने क्या बोला कि रिचुअल जो इसके पीछे की रीजनिंग्स ढूंढी है। भाई अब रीजनिंग ढूंढना है तो किसी को तो पूछना पड़ेगा, यानी किसको पूछूं अब मैं कि रीजनिंग क्या है। तो लोगों ने वेद में जो रिचुअल्स दिए थे उसके पीछे के रीजंस ढूंढना शुरू किया। रीजन ढूंढने के लिए वो प्रीस्ट का असिस्टेंस लेते थे, जो भी पंडित या ब्राह्मण उनके यहाँ पे पूजा करने आता था उनको पूछते थे। अब ये पूछने के कारण अलग ही चीजें ने टर्न ले लिया। तो ये जो प्रीस्ट था ये एक तरह से बहुत ऊपर चले गया, क्योंकि इसी को नॉलेज था। लोगों ने मीमांसा फिलोसॉफी को फॉलो करना शुरू किया, लोग चीजों के पीछे के रीजन ढूंढते थे, रीजन ढूंढने के लिए प्रीस्ट को पूछते थे, प्रीस्ट को पूछते पूछते प्रीस्ट ये बहुत महान व्यक्ति बन गया और बाकी लोग बहुत अलग से रह गए। इस कारण सोशल डिस्टेंस बन गया वेरियस क्लासेस में, यानी प्रीस्टली क्लास जो है वो एकदम ऊपर चले गया, क्योंकि हर चीज का नॉलेज प्रीस्ट के पास था, रीजन प्रीस्ट आपको बता सकता था, इसीलिए ये हो गया। और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम जाने लगी, वो ये कि मीमांसा स्कूल से जो ब्राह्मण्स थे उनको कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल गया था, क्योंकि अब ये लोगों को काफी अच्छे से रीजनिंग और ये सब लोग पूछने के कारण, और ये हम कहेंगे कि इससे फिर
ये एक डोमिनेट करने वाला सोशल हायरार्की यहाँ पे देखने मिला। तो फिर जो ब्राह्मण्स थे वो ऊपर चले गए और बाकी क्लासेस को डोमिनेट करने लगे, क्योंकि सभी रीजन इनके पास थे। ये चीजें मीमांसा स्कूल के कारण एक उल्टी होगी, बट ये नहीं कि उन्होंने ये सोच के इस स्कूल का ये बताया था, उन्होंने तो यही बोला था कि रीजन ढूंढ लो। अब रीजन नहीं पता चल रहे थे तो लोगों ने किसी को पूछ लिया, पूछने के कारण वो क्लास अचानक से ऊपर आ गया और सोशल डिस्टेंस जो था ये बढ़ने लगा। बट जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश मीमांसा स्कूल में नहीं की थी जैमिनी ने, है ना। तो वो तो बहुत अच्छी बात करके गए थे कि भाई आप मानिए, आप क्या कहते हैं, रीजन ढूंढिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने एक हमें बताई थी। मीमांसा के बाद आखिरी स्कूल जो आती है वो होती है वेदांत स्कूल। वेदांत स्कूल जो है, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बात करूं कि वेद और अंत, वेद का अंत होता है उसको कहा जाता है वेद स्कूल। अब आप बोल रहे कि वेद का अंत तो नहीं कर दिया इन लोगों ने, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर ये वेद का अंत करते तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आते ही नहीं। वेद और अंत यानी वेद के अंत में जो चीजें दी गई है उसको मानने वाली ये स्कूल है। वेद के एंड में जो चीजें दी गई है यानी एंड ऑफ वेदास जो है, वहां से शुरू होता है इन स्कूल की फिलॉसफी। आपको पता है वेद के एंड में क्या दिया है? वेद के एंड में दिया हुआ है सैल्वेशन कैसे हासिल करना, मोक्ष कैसे हासिल करना। अब ब्रह्म सूत्र और बद्रयान, यहाँ पे आपको जो दिख रहे थे वो बद्रयान थे, ये बद्रयान है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा और यहाँ से वेदांत फिलॉसफी निकली। वेद प्लस अंत इक्वल टू एंड ऑफ वेदास, ब्रह्म दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज माया। जो आपको सच्चाई दिख रही है लाइफ की वो ब्रह्म है, ऐसा इनका कहना है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अनरियल या फिर माया है। सच्चाई जो है वो भगवान है और बाकी चीजें माया है, वो किसी काम की नहीं है। आत्मा जो होता है वो ब्रह्म से सिमिलर है, ऐसा इन्होंने कह दिया। इन्होंने क्या कहा कि आत्मा और ब्रह्मन जो है वो एक है, यानी अगर उसको अपने खुद का नॉलेज हासिल हो गया यानी नॉलेज ऑफ सेल्फ मिल गया तो वो ब्रह्मा को अंडरस्टैंड करके उसको सैल्वेशन हासिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिर क्या हो गया कि इन्होंने एक चीज तो यहाँ कह दी कि भाई ब्रह्मा और आत्मा एक है। अब ब्रह्मा और आत्मा जब एक पता चल रही है तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, अनडिस्ट्रक्टिबल है। अनडिस्ट्रक्टिबल होने के कारण यहाँ पे एक नया वेदांत आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि दोनों एक ही है भाई, यानी मेरा जो आत्मा है उसी में परमात्मा है। अब ये सब चीजें यहाँ पे होने लगी। अब ये होने के कारण फिलॉसफी जो है इसमें और भी चेंजेस आने लगे। जब आदि शंकराचार्य नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पे एंटर किया, आदि शंकराचार्य लेके आ गया अद्वैत वेदांत। इन्होंने कहा कि यहाँ जो चीजें कही जा रही है ये अद्वैत वेदांत वाली है। अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा एक है। द्वैत यानी मैंने आपको कहा था कि दोनों अलग है, ड्यूअल। और अद्वैत वाले कहते हैं कि नॉन ड्यूअल यानी दोनों एक है। अब द्वैत यानी दोनों अलग है और अद्वैत यानी दोनों एक ही है। तो यही चीजें यहाँ पे कही गई। तो आपकी जब दोनों चीजें एक है तो आप खुद का ही नॉलेज ले लीजिए ना, आपको अपने आप मिल जाएगा पाथ ऑफ सैल्वेशन। इतना क्यों आप सोच रहे, ऐसा इनका यहाँ पे कहना था। तो ये थ्योरी ऑफ कर्मा में भी मानते, ये कहते हैं कि कर्म जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। पुनर्जन्म में भी मानते हैं, ये कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म भी होता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल या रिबर्थ भी होता है। इसमें 9th AD के आसपास इसमें एंटर कर जाते हैं, हम कहेंगे आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य से एक नई फिलॉसफी आ जाती है जिसे कहा जाता है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत नाम की एक फिलॉसफी आ जाती है यहाँ पे, है ना। अब मैं आपको कुछ और चीजें इसमें बताता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले एंटर कर जाते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य लेके आते हैं अद्वैत वेदांत और फिर रामानुज एंटर करते हैं 12th सेंचुरी में। रामानुज जो थे वो 12th सेंचुरी जब एंटर करते हैं तो ये स्कूल्स में दो चीजें आ जाती है, यानी इसमें चीजें बदल जाती। अब देखिए, सबसे पहले शंकराचार्य के विचार, सॉरी यहाँ पे शंकराचार्य के विचार और दूसरे में लिखता है रामानुज के विचार। अब यहाँ शंकराचार्य पहले आए, आदि शंकराचार्य, और रामानुज जो है वो बाद में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कहते हैं, जो शंकराचार्य थे वो कहते हैं कि नॉलेज, यानी हम कह सकते हैं कंसिडर्स नॉलेज टू बी द मेन मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन। अगर आपको सैल्वेशन हासिल करना है तो नॉलेज की बात करो, नॉलेज हासिल करो।
दूसरा, रामानुज तो अलग ही चीज लेके आ गए। रामानुज ये कहते थे कि फेथ या डिवोशन, यानी पूजा पाठ और डिवोशन, भक्ति, ये सब आप करो, उससे आपको सैल्वेशन हासिल होगा। इन चीजों के कारण बहुत सारे चेंजेस आने लगे वेदांत स्कूल में। पहले वेदांत स्कूल में ओरिजिनली सिर्फ इतना लिखा था कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, बट इसको पूरी तरह से एक शंकराचार्य ने कर दिया। उन्होंने तो यही बोल दिया कि अद्वैत है, ये चीजें एक ही है और एक ही रहेगी, आपको खुद का नॉलेज लेना ही पड़ेगा। और रामानुज ने ये कह दिया कि खुद का नॉलेज तो लेना ठीक है, बट आपको फेथ भी, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और भगवान को आपने डिवोशन भी, भगवान की आपने पूजा भी करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सैल्वेशन हासिल होगा। ऐसे दोनों के अलग अलग विचार आ गए थे यहाँ पे। अब ये आए और ये सब आया, तो अब सभी लोग इस पे विचार करने लगे। अब सभी लोग जब विचार करने लगे तो बहुत अलग अलग स्कूल्स इसमें आने लगे। अब जब अलग अलग इसमें स्कूल्स आने लगी, तो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की मैं वहाँ पे बात बता देता हूँ। और ये जो चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ें आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। सो एक मिनट यहाँ पे, हाँ, सिर्फ मुझे एक चीज़ बताइएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, फिर आपके नोट्स में मैं इंक्लूड करा दूंगा। सो यहाँ तक जो चीज़ें लिखी है इतनी क्लियर है कि सिर्फ इतना बता दीजिए, ताकि मैं आपको वो चीज़ बता पाऊंगा। तो अभी जो चीज़ बताने वाला हूँ उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर ये? यस, यस, चलिए, थैंक यू। अब चलिए चलते हैं आगे। अब हम आगे जो आते हैं, अब ये बहुत अलग सी चीज़ है, आपको बताता हूँ। वेदांत स्कूल में बहुत अलग अलग लोग आने लगे। वेदांत स्कूल में अभी सब स्कूल्स निकल के आने लगी। अब सब स्कूल्स जब निकल के आने लगी तो सब लोग अपने विचार रखने लगे। सबसे पहला विचार रखा आदि शंकराचार्य ने, है ना। आदि शंकराचार्य की अगर बात करें, सो लगभग 9th सेंचुरी एडी या 8th सेंचुरी एडी के आसपास वो यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सब स्कूल, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ सब स्कूल का, जो सब स्कूल थी इसका नाम है अद्वैत। अद्वैत सब स्कूल लेके आ गए, जिसको कहा जाता है नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म या फिर मोनोइज्म। अद्वैत स्कूल को लेके आने वाले व्यक्ति थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य लेके आ गए। ये क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मोक्ष होता है वो अचीव कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो नॉलेज के थ्रू किया जाता है। यानी अद्वैत का गोल ये होता है कि भाई, फिलॉसफी देखिए यहां लिखता हूं, अद्वैत वाले हमेशा ये कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज, खुद का नॉलेज लो और नॉलेज से हासिल कर लो अपना मोक्ष या फिर सैल्वेशन। अब ये इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड ये एक ही है। या फिर हम कहेंगे कि अगर आपकी आत्मा और ब्रह्मा का आपको अच्छे से नॉलेज हो गया तो जितनी भी चीजें हैं वो एक हो जाएगी और आपको मोक्ष हासिल हो जाएगा। यानी नॉन ड्यूअलिज्म, यानी आत्मा या ब्रह्मांड याद रखो, या फिर आत्मा या परमात्मा याद रखो, आत्मा एंड ब्रह्मांड भी कहते हैं इसको, या फिर आत्मा। और आपको याद रखने में इजी जा रहा है परमात्मा, तो आप परमात्मा भी याद रख सकते हो। ये कहते हैं आदि शंकराचार्य। अब भगवान जब आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा आपके आत्मा में ही बसता है, तो भाई साहब आप अपना खुद का नॉलेज ले लोगे तो आपको भगवान हासिल हो जाएगा। भगवान हासिल हो गया यानी आपको मोक्ष मिल गया। ये चीज है। तो अद्वैत, अद्वैत वाली फिलोसॉफी ये क्लियर हुई सबको। आत्मा और ब्रह्मण या आत्मा या परमात्मा एक ही है वाले बोलने वाले लोग, क्लियर? आदि शंकराचार्य वाले क्लियर है? यस, यस। अभी ये इसमें आपके, मुझे आवाज की बहुत ज्यादा जरूरत है यस नो की, क्योंकि अभी यहाँ पे ये चीजें बहुत समझने वाली चीजें, अभी ये थोड़ा टॉपिक ही समझने वाला है। दूसरी, अगर मैं सब स्कूल में आऊं तो ये अच्छे से समझेगा। दूसरी सब स्कूल का नाम है, ये अच्छे से समझना, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत ये स्कूल है। ये नई स्कूल आ जाती है, इसको कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, अद्वैत इसमें भी आया है वर्ड अद्वैत, इसलिए डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म तो है ही, नॉन डुअलिज्म। बट कैसा नॉन डुअलिज्म? विशिष्ट है यानी क्वालिफाइड। अब समझ जाए क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म क्या होता है। ये स्कूल को लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रामानुज।
रामानुज इसे लेके आए थे। अब इसमें क्या उन्होंने कहा, ये बहुत ही अलग सी चीजें हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं ये मानता हूं कि आत्मा, जैसे यहां कहा गया है, और परमात्मा एक ही है। ठीक है, इट इज ओके कि दोनों एक ही है, इसलिए नॉन ड्यूअलिज्म है। बट अगर देखा गया तो ब्रह्मांड जो है ये सुप्रीम रियलिटी है। यहां पे ये याद रखना है, सब कुछ एक है, बट ये परमात्मा या फिर हम जैसे ब्रह्मांड कहते हैं, ये सबसे सुप्रीम है। अब देखिए कैसे सुप्रीम बना सकते हैं विशिष्ट अद्वैत वाले। विशिष्ट अद्वैत वाले कहते हैं कि आपकी एक आत्मा, उसमें बैठे हैं परमात्मा, उसी में है परमात्मा। बट ये आत्मा और परमात्मा वाले जो आप हो, हम सब मिलके जिस चीज का पार्ट है, ये खुद ही तो एक भगवान है, ये खुद ही गॉड है। यानी पूरी दुनिया गॉड है, गॉड में मैं हूं, मेरे अंदर आत्मा और उसी में परमात्मा है। यानी ब्रह्मांड जो है, भगवान जो है, ये सुप्रीम है। तो पूजा करना चाहिए आपने उस भगवान की। ये वाली चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? ये इसका नाम है गॉड, और गॉड का पार्ट हो आप, और आपके अंदर है आत्मा और परमात्मा दोनों। ठीक है, और सबसे सुप्रीम गॉड जो है ये यही रहेंगे गॉड। तो ये क्लियर हुआ, ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म है। नॉन ड्यूअलिज्म में भी थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। क्लियर हुआ ये? यस। सब लोग बताइएगा हुआ या नहीं, ये आपको बोलना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि ये चीजें समझने वाली ही है। तो अभी एक ही आवाज आई है, बाकी हुआ क्या? तीन चीजें तो समझनी चाहिए। हाँ यस, हाँ यस, एक और बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक और बार समझते हैं थोड़ा अलग तरीके से। अब समझ जाइए, ये गॉड है, जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स है, वैसा समझ जाए गॉड है। गॉड में कुछ लोग, हम सब इसी का हिस्सा है ना। ये सब समझ जाइए कि हम लोग हैं, ये मैं, ये आप, ये कोई और, हम सब किसका पार्ट है? भगवान का। और हम सबके अंदर ही है एक आत्मा, है ना, और आप हिस्सा हो गॉड का। ऐसा ये नॉन ड्यूअलिज्म है। यानी भगवान भी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं ही भगवान के अंदर हूं और मेरे अंदर आत्मा भी है ना। तो भगवान आपके अंदर होना या आप भगवान के अंदर होना, एक ही बात है। सिर्फ आदि शंकराचार्य क्या कहते थे कि आपके अंदर भगवान है, और ये कहते कि भगवान के अंदर आप हो और आपके अंदर आत्मा है। अब क्लियर हुआ? समझ गए ना? ऐसा है। यानी अब देखिए, अब मैं क्या बोलूंगा, हाँ, वो नॉन ड्यूअलिज्म है, बट वो क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म वाले तो दोनों को अलग देखते हैं, भगवान बहुत अलग है और हम अलग है। ये कह रहे कि हम एक ही है। यानी आप देखिए कैसा कि ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं वही बॉक्स रख सकता हूं जो छोटा होगा। ये चीज समझ जाइएगा, बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स ही रखा जा सकता है। बट अगर ये जो बॉक्स मैंने लेके आया हूं, इससे बड़ा कोई बॉक्स होगा, तो वो इस बॉक्स में कैसा जाएगा? यानी ये आपकी आत्मा है। इनका कहना है कि ब्रह्मांड जो है या परमात्मा है जो, वो बहुत बड़ा है, तो आपके अंदर वो नहीं हो सकता, आप उसके अंदर हो सकते हो। यानी यू आर द पार्ट ऑफ दिस गॉड, गॉड इज नॉट पार्ट ऑफ यू। क्लियर? अब क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। यानी अगर आदि शंकराचार्य कहते थे कि आपके अंदर भगवान है, यानी भगवान आपसे छोटा हो गया आपके आत्मा से, तभी तो आपके अंदर बस रहा है वो। बट रामानुज कहते कि वो बहुत सुप्रीम है, वो आपके अंदर नहीं, आप उनके अंदर हो। इसका मतलब फिर से नॉन ड्यूअलिज्म है, क्योंकि दोनों एक ही हो, बट किसके अंदर कौन है, ये चीज थोड़ी सी अलग है। क्लियर? तो ये है दूसरी चीज। तो अब ये हो गया रामानुज का विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत के बाद द्वैत आया। अब द्वैत, अब देखिए द्वैत, अब मैंने आपको दोनों जो बताया नॉन ड्यूअलिज्म बताया, अब ये है ड्यूअलिज्म। अब ड्यूअलिज्म की अगर बात करें तो द्वैत नाम की फिलॉसफी माधवाचार्य लेके आए थे, और ये इन दोनों के बाद में लेके आए, है ना। हम कहेंगे कि शंकराचार्य और रामानुज पहले के, उसके बाद माधवाचार्य आए ड्यूअलिज्म लेके। माधवाचार्य क्या कहते हैं पता है क्या? आत्मा और ब्रह्मांड दोनों अलग अलग है। ना आपके अंदर भगवान है, ना भगवान के अंदर आप हो। भगवान कहीं बाहर है, जाके ढूंढिए। ढूंढना है तो कहां ढूंढ रहे हैं आप? मंदिर में। कहां ढूंढ रहे हैं आप? गुफाओं में। कहां ढूंढ रहे हैं आप? ये सोचिए। यानी भगवान आपके अंदर प्रेजेंट नहीं है, भगवान कहीं और है। इसे कहते हैं
डुअलिज्म। डुअलिज्म वाले पूजा पाठ ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान बाहर है कहीं और उस भगवान को हमें ढूंढना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा सीन क्लियर हो गया। अब क्लियर है, अब क्लियर है। देखिए है ना, तो अब तीन चीजें हैं। एक एक आ गए अद्वैत वाले, एक आ गए विशिष्ट अद्वैत वाले, और तीसरे आ गए द्वैत वाले। ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि एक ही है ना, आत्मा और ब्रह्मन एक ही है। बस इनका कहना है कि ये इसका पार्ट है और एक का कहना है कि ये इसका पार्ट है। बाकी दोनों भी कहते हैं एक ही है। बट द्वैत वाले कहते हैं कि दोनों अलग अलग है, ब्रह्मन कहीं और आत्मा कहीं और। आत्मा आपके अंदर, भगवान बाहर। बाहर जाके ढूंढते रहिए आप अपने भगवान को, ऐसा। यानी नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात द्वैत वाले नहीं करेंगे। द्वैत वाले बात करेंगे रिचुअल्स की, द्वैत वाले बात करेंगे पूजा पाठ की। ये चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, सो ये हो गई आपकी कुछ फिलोसॉफीज। तो ये जो मैंने आपको आखिरी में जो चीजें बताई ना, वो चीजें थोड़ी सी काम की है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है जो मैंने आपको ये बताई है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये तीनों। इस पे आपको कल जाके क्वेश्चन भी आया, तो आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं अभी। ये हो गया आपकी ऑर्थोडॉक्स वाली स्कूल्स। अब ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में हमने जो चीजें पढ़ी वो एक बार देख लेते हैं। हमने संख्या स्कूल पढ़ी, हमने योगा स्कूल पढ़ी। कीवर्ड संख्या स्कूल के लिए है नॉलेज, योगा स्कूल के लिए है मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन। न्याय स्कूल के आपको भी बोलना है, न्याय स्कूल के लिए क्या कीवर्ड लेके आए हैं आप? वेरी गुड, लॉजिकल थिंकिंग। वैशेषिका के लिए आप लेके आओगे कीवर्ड, वो रहेगा एटॉमिक थ्योरी या फिर यस एटॉमिक थ्योरी, या फिर हम कहेंगे फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स। वेरी गुड। उसके अलावा हम यहाँ पे आएंगे मीमांसा। मीमांसा के लिए रीजनिंग, करेक्ट, रीजनिंग। वेदांत के लिए हम कहेंगे एंड ऑफ वेदास, यानी नॉलेज ऑफ सेल्फ। नॉलेज ऑफ सेल्फ ये है वेदांत। ठीक है, तो ये हो गई कुछ फिलोसॉफीज, और मैंने आपको 3 वेदांत के अंदर की भी चीजें यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीजें यहाँ पता चली हैं। अब हाँ, तो चलिए अब हेटेरोडॉक्स स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी है। वो होगी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, जैन फिलोसॉफी, चारवाक स्कूल, ये सब हमें पढ़ने। उसके अलावा जो मैंने वहाँ पे कुछ और भी आपको बताए थे ना, जैसे कि मैंने आजीविका और मैंने आपको बताया था अज्ञान, तो ये सब हम पढ़ेंगे। बट हमारा जो अगला लेक्चर है ना रिलीजन वाला, उसमें पढ़ने, क्योंकि रिलीजन हमें पढ़ने हैं। सो रिलीजन हमें पढ़ने हैं। सो ये चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस, बुद्धिज्म और जैनिज्म अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आपके साथ तभी डिस्कस कर सकता हूँ जब इसको पढ़ के आप खत्म करो। सो पहले आपको उसको पढ़ के खत्म करना है, फिर हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे उन चीजों की। अब पढ़ के खत्म करना है तो आपको कहाँ से खत्म करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कहीं किसी भी सोर्स से करो, बट अगर जो वीडियोस मैंने डाले उससे करोगे सो आपको उसके अलावा और बाहर कोई चीजें पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी आपको 1 2 3 जितने भी दिन है उसमें आपको बुद्धिज्म और आज ही खत्म हो गए तो बहुत ही अच्छा है। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं यूट्यूब पे एंशिएंट में, और जैनिज्म से जो रिलेटेड वीडियोस मैंने आपके बना के रखे हैं एंशिएंट में, उन दोनों को आपको आज कंप्लीट करना है। दिस इज द टास्क फॉर यू, ये आपका टास्क है। आपका ये जब पोर्शन खत्म हो जाएगा तो समझ जाइए आपका एंशिएंट का सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा वेटेज नहीं है ऐसा भी कहा तो भी हम कहेंगे कि लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धिज्म या जैनिज्म से। तो इसको आपको खत्म करना है आज। ये टारगेट के बेस पे करोगे तो आपका खत्म भी हो जाएगा। सो बुद्धिज्म जैनिज्म को आज आप खत्म कर लीजिए और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको मैं फिर आपको सॉल्व करा के दूंगा। तो हम अभी जो पढ़ते हैं वो है चारवाक स्कूल। तो चलिए चारवाक को पढ़ लेते हैं। हम हेटेरोडॉक्स जो स्कूल आ रहे हैं वो भगवान पे अलग जाने वाले, वेद से अलग जाने वाले लोग हैं। और चारवाक जो फिलॉसफी है वो इतनी खास और इतनी अलग फिलॉसफी है कि आप सोच नहीं पाओगे कि भाई साहब ये लिखी किस तरह से गई है। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो चारवाक थे, इसकी जो फाउंडर है चारवाक स्कूल की, वो बृहस्पति कहे जाते हैं। बृहस्पति जो है इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल टू डेवलप फिलोसॉफिकल थियरी। ये ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली स्कूल जिन्होंने फिलोसॉफिकल थियरी रखी
वो ये है, यानी हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है ये इतनी पुरानी है कि इनके बारे में वेद में भी लिखा गया है, उपनिषद में भी लिखा गया है। चारवाक स्कूल जो है इनके मटेरियलिस्टिक व्यू है टू अचीव द, हम कहेंगे, सैल्वेशन। अब देखिए, इस स्कूल को लोकयात स्कूल भी कहा जाता है। लोकयात, लोक यानी लोग, लोगों से जुड़ी हुई यानी कॉमन पीपल से जुड़ी हुई स्कूल है, इसीलिए इसको कहा जाता है लोकयात स्कूल। अब इन्होंने कुछ चीजें इसके बारे में क्या बोलते हैं, देखो। इनकी फिलॉसफी बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है, बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब क्रिटिसाइज आपको करना है कि नहीं, आप देखिए और आप खुद समझिए। बृहस्पति फाउंडर है, बता चुका हूं। मटेरियलिस्टिक व्यू है उनका सैल्वेशन को अचीव करने के बारे में, वो बहुत अलग सा व्यू। लोकयात ये है, लोकयात का मीनिंग होता है जो लोगों से जुड़ा हुआ है वो। ये अगेंस्ट द नीड टू अचीव सैल्वेशन है। इनका कहना है भैया क्या कर लोगे सैल्वेशन हासिल करके, सोचिए आप क्या कर लोगे। आप बोल रहे मोक्ष हासिल करना है, मोक्ष हासिल करना है, इनका ये कहना है, दे आर्ग्यूड दैट अगेंस्ट द नीड ऑफ अचीव द सैल्वेशन। उन्होंने ये कहा कि कुछ जरूरत ही नहीं है सैल्वेशन हासिल करने की, मोक्ष हासिल करने, जैसा चलता है चलने दो। इनका ये भी कहना है कि आप बात करते हो कि ब्राह्मण एक है क्या, आत्मा एक है क्या, यानी आत्मा परमात्मा एक है। तो हम तो कहते हैं कि भैया ना ब्रह्म है, ना भगवान है, ना आत्मा है, कुछ भी नहीं है, बहस करना ही नहीं है। ना इसमें आत्मा है, ना गॉड है, ना ब्रह्मण है, ना कुछ है, कुछ नहीं। इसलिए तो कौन से इसमें आ रहे हैं, हेट्रोडॉक्स में आ रहे हैं। इन्होंने सीधी सिंपल बात बता दी। अब इनके देखिए क्या कहना है, ये कहते हैं कि वही चीजें होती है जो टच या एक्सपीरियंस की जाती है। हवा को मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, बट हवा को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, यानी वो हवा है। कोई चीज को मैं टच नहीं कर पा रहा हूं पर सुन पा रहा हूं, इसका मतलब वो चीजें हैं। जिसको मैं सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं वो चीजें होती हैं, और जिनको मैं टच कर पा रहा हूं वही चीजें होती हैं। जो दिखती नहीं है, जो टच फील नहीं की जाती, वो कोई चीजें ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीजें, यहां तक की चीजें में आगे आते इनके। और ये देखिए, बिलीव इन एनीथिंग कैन बी टच एंड एक्सपीरियंस, आर्ग्यूड अगेंस्ट द गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये कहते हैं, अब ओएमजी मूवी आपने देखी होगी, ओएमजी, उसमें भगवान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने बताया जैसे कि वैसे ही है। दे आर्ग्यूड दैट ये जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स भगवान के बने हुए बैठे हैं, इनका कहना है कि देखो भगवान तो सबसे पहले आपसे डायरेक्टली बात करने आने नहीं वाले ना, भगवान आपको डायरेक्टली कुछ पूछ रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ब्राह्मण्स कहा जाता है, उनको पंडित कहा जाता है, प्रीस्टली क्लास कहा जाता है। ये डायरेक्टली कहते हैं कि दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्स फॉल्स रिचुअल्स। सिर्फ दक्षिणा के लिए ये लोग काम करते हैं, झूठी झूठी चीजें बताते हैं और दक्षिणा बनाने के लिए, अपने पैसे निकालने के लिए काम करते हैं। सो दे आर्ग्यू अगेंस्ट गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ना भगवान दिख रहे हैं, ना ही इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भगवान को देख सकते। सो ना भगवान है, ना ही इनके रिप्रेजेंटेटिव सच्चे, सबके सब झूठे लोग हैं, ऐसा चारवाक वाले कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ करना है तो हर एक्टिविटी का सेंटर सिर्फ मैन है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जैसा अपनी लाइफ बनाएगा वैसा ही जिएगा, इसमें कोई भगवान या कुछ इसमें नहीं है ना। वो ये कहते हैं कि जितनी भी अर्थ पे आपको खुशी मिल रही है उन सबको आप पूरा कर लो ना, क्यों बाकी चीजों के पीछे जा रहे हो, ऐसा कहते हैं। तो आप ही हो, बस आप, भगवान नहीं, आप खुद पे ध्यान दो, इनका ये कहना है। दे डू नॉट कंसिडर एथर एज अ फिफ्थ एलिमेंट। वो कहते हैं कि वो जो कहते थे ना कनाद कि 5 एलिमेंट्स होते, इन्होंने कहा कि 4 ही होते। इन्होंने कहा कि जो स्काई है दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ अर्थ, ओनली 4 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ यहाँ पे। फिर उन्होंने यूनिवर्स का कहा, वो बोले कि स्काई जहां आ गया वहां पे ऊपर वाला आ गया। हर व्यक्ति ऊपर ही देखता है, हर व्यक्ति के लिए ऊपर वाला ही होता है। जब ऊपर वाला है नहीं, जब स्काई ही है नहीं, तो ऊपर वाला कहां से? ऊपर ही स्वर्ग है, ऊपर ही भगवान है, ऊपर ही सब कुछ है, तो ऊपर वाला कुछ है ही नहीं। दे डू नॉट कंसिडर इट एज अ फिफ्थ एलिमेंट डायरेक्टली। वो 4 ही चीजों को मानते हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। जो हमसे जुड़ी हुई चीजें उसको मानो, ना स्काई हमसे जुड़ा है ना कुछ है, हमारे जो काम की चीजें वो 4 ही है, ऐसा चारवाक वाले कहते हैं। नो अदर वर्ल्ड आफ्टर दिस।
उन्होंने कहा, आप बैठे सोचते हुए कि भैया मैं मर जाने के बाद, कहा अरे भैया जितनी लाइफ मिली उतनी तो जी लो, बाद में सोचना मरने के बाद क्या होगा, बाद में सोचना कि कौन सा जन्म लेके जन्म पैदा होने वाला हो, या फिर बाद में सोचना कि मोक्ष हासिल हो, पहले भाई जितना मिला उतना तो जी लो। सो इनका कहना है कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया नहीं है, ऐसा समझ लीजिए यही आपका आखिरी जन्म है और यही आपका आखिरी दिन है। सो इसीलिए खाओ पियो खुश रहो, ईट ड्रिंक मेक मेरी, ये है ये फिलॉसफी, ये है इनकी मेन टीचिंग्स। टीचिंग समझ गई, समझी क्या? हाँ यस, बाकी लोगों को यस है ना। तो ये है टीचिंग्स चारवाक स्कूल वालों की। और आजकल की जो जनरेशन्स है वो आपको ये स्कूल्स में थोड़ा सा देखने मिलती है, इस स्कूल की तरफ टर्न होते हुए थोड़ी सी दिखती है। सो ऐसी कुछ चीजें हैं। और 2007 में क्वेश्चन भी आया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चारवाक, ये वाला क्वेश्चन आया है ना। तो बहुत सिंपल है, इस पे लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 150 वर्ड्स आप ऐसे ही लिख लेते हो। और ये तो 150 वर्ड्स के लिए भी नहीं आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। चलिए आजीविका पे हम आते हैं। अब आजीविका, कल हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे हमें कल ये सब पढ़ना है, हिंदुइज्म, कल हमें पढ़ना है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, ये सब भी पढ़ने। सो आज हम आजीविका और अज्ञान को पढ़ लेते हैं, जो कि एक हेटेरोडॉक्स स्कूल देखने मिलती है। हेटेरोडॉक्स स्कूल होने के साथ साथ ये रिलीजन भी है, आप विश्वास नहीं रखोगे बट ये रिलीजन के भी नाम है। आप सोचोगे भैया इसके हमको तो फॉलोअर दिख ही नहीं रहे, ये बात अलग है कि इनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट ये भी बात कहना ठीक नहीं होगा कि ये रिलीजन ही नहीं है, ये रिलीजन है। बस इतना है कि ज्यादा इसके आपको फॉलोअर्स नहीं दिखते जितने आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, या फिर हम कहेंगे जो भी बाकी और भी है उतने नहीं दिखते हैं। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये रिलीजन नहीं है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो जो लोगों ने जैनिज्म पढ़ा होगा उनको एक चीज़ ज़रूर पता होगी, उनको ये पता होगा कि जब ये निकले थे, हम कहेंगे महावीर अपनी नई एक रिलीजन बनाने, उस वक्त उनको एक कंपेनियन मिले थे जिनका नाम था मक्खाली गोसाला। मक्खली गोसाला जो थे उनके कुछ डिफरेंसेस के कारण, कुछ थॉट के डिफरेंसेस के कारण दोनों अलग हो गए थे। करेक्ट, जिन्होंने देखा है उनको ये पता होगा। किसने देखा है जैन? हाँ यस, है ना। तो आज बाकी लोगों को देख के रखना है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। सो मक्खली गोसाला नाम के व्यक्ति निकले, फाउंडेड बाय मक्खली गोसाला इन 5th सेंचुरी BC। इनका डॉक्ट्रिन ही अलग है। अब आप सोचोगे तो ये और ही अलग लोग देखने मिलते हैं। सो दिस स्कूल रिवॉल्व्स अराउंड द नियति, दैट इज फेट ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ नियति या फेट की बात कर रहे हैं। बिलीव्स दैट देयर इज नो फ्री विल, व्हाटएवर हैज हैपेंड इज हैपनिंग और विल हैपन इज एंटायरली प्री ऑर्डेंड और प्री डिसाइड। नियति, फेट, ये जो चीजें है ये पहले से ही डिसाइड होके आई है। आपको कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे नसीब में ही ये लिखा है, वो लोग है ये, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचोगे तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, आपके नसीब में दुख लिखे होंगे तो दुख ही मिलेंगे, ऐसे आजीविका वाले मानते हैं। हेंस देयर इज नो यूज ऑफ कर्म। इसलिए आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, जो होना है वही आपके साथ होगा, ऐसे आजीविका की थिंकिंग है। इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ एटम्स। एटम्स वाली जो थियरी है ना, हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है, ये सब चीजें वो कहते हैं दैट एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, इसको भी वो मानते हैं। और मानने के बाद वो ये भी कहते हैं कि अलग अलग जो क्वालिटीज देखने मिल रही है अलग अलग चीजों की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एटम्स। आजीविका लेड टू सिंपल एस्थेटिक लाइफ विदाउट क्लोथ और एनी मटेरियल पोजेशन। ये थोड़ा सा मुश्किल है जीना। ये लोग कहते हैं कि हमें एक सिंपल लाइफ जीना है, ये लोग क्लॉथ्स भी नहीं पहनते, उसके अलावा इनके पास कोई मटेरियल पोजेशंस भी नहीं होते, क्लॉथ ही नहीं है ना, आप समझ जाए, लैपटॉप नहीं मटेरियल पोजीशंस में, टीवी नहीं, लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं, पेन नहीं, पेंसिल नहीं, कुछ भी नहीं। आप जब आए थे इस दुनिया में तो कैसे आए थे वैसे ही आप रहोगे पूरी जिंदगी। जब आप दुनिया में आए तो आपके पास कोई कार थी, आपके पास कुछ था, ठीक है, होगी किसी और की होगी, आपके घर वालों की होगी, आपकी थोड़ी ना। आप कार लेके थोड़ी पैदा हुए थे, आप बाइक लेके थोड़ी पैदा हुए थे, ऐसा इनका कहना है। तो ये लोग सिंपल एस्थेटिक लाइफ जीते हैं विदाउट एनी क्लोथ या विदाउट एनी मटेरियल पोजेशन। दे अपोज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, है ना, एंड वर एथिस्ट। ये लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी बात करें
तो ये लोग भी खुद को बहुत, इन्होंने, इनका ऐसा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपोज बुद्धिज्म, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ठीक है, बट इनका कहना है कि इसके जो फॉलोअर्स है उन्होंने भी तो पूजा पाठ करना ही शुरू किया। आखिरकार गौतम बुद्ध की पूजा करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, जबकि गौतम बुद्ध ने अलग रिलीजन इसीलिए बनाया था ताकि ये सब रिचुअल्स खत्म, और उसी रिचुअल को आप इसमें लेके आ गए। जैनिज्म में भी वैसा ही हुआ। इनका ये कहना था ये रिलीजन बने क्यों थे, ताकि हिंदुइज्म की जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो खत्म होकर एक नया रास्ता मिले लोगों को, और आप फिर भी वही कर रहे हो। हम इसको भी अपोज करते हैं और हम एथिस्ट रहते हैं, ऐसा आजीविका वाले कहते हैं। आजीविका कहता है एथिस्ट है। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा। वो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं वेद सब कुछ है, ये कहते हैं वेद कुछ भी नहीं है। दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दैट इज आत्मा इन मटेरियल फॉर्म, है ना। वो कहते हैं आत्मा है भाई, हम ये नहीं बोल रहे कि आत्मा नहीं है, आत्मा हर लिविंग थिंग में होती है, ये उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि मटेरियल फॉर्म में है, यानी ये दिखती है। जैनिज्म वाले कहते हैं आत्मा है, बट जैनिज्म वाले कहते हैं फॉर्मलेस है। ये कहते हैं फॉर्मलेस नहीं है, वो मटेरियल फॉर्म में होती है आत्मा। बिंदुसार 4th century BC was one of its follower। अगर मैं आपको यहाँ पे मौर्यन लोगों की बात करूं तो मौर्यन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य। जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था, रिलीजन? जैनिज्म। उनके बेटे बिंदुसार, आप अभी आपको पता चला बिंदुसार ने जो लिया वो था आजीविका। और तीसरे इन बिंदुसार के बेटे अशोक, अशोक ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था पता है आपको? वेरी गुड, बुद्धिज्म, है ना। तो ये तीनों रिलीजन के फॉलोअर्स देखने मिलते हैं हमें मौर्यंस में। अब मौर्यंस की अगर बात करें तो बिंदुसार वन ऑफ द मौर्यंस, ही वाज वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ आजीविका सेक्ट। सवथी या श्रवस्ती जिसे कहा जाता है यूपी में, इज बिलीव टू बी सेंटर ऑफ आजीविका। अशोक का जो 7th पिलर एडिक्ट है वो उसमें आजीविका के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ टेक्स्ट है आजीविका सेक्ट की जो आज एक भी टेक्स्ट आज इनकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है प्रेजेंट में, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट इतनी सारी फिलोसॉफी हमें इनके बारे में पता चलती है आजीविका के बारे में। तो ये है आजीविका वाले जो सिंपल एस्थेटिक लाइफ को जीते हैं। उसके बाद अगले आते हैं, तो यहाँ पे ये जो चीजें ये क्लियर है, देखिए इसमें पूरी चीजें आजीविका वालों के। यस, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, और आज का आखिरी टॉपिक जो है वो पढ़ना है हमें, वो है अज्ञान फिलोसॉफी। अज्ञान या अज्ञान जो है उनकी अगर बात करें, ये अब बहुत अलग से लोग देखते हैं, है ना। अज्ञान या अज्ञान, अब इसको आप लिखना है तो अज्ञान भी लिख सकते हैं, अज्ञान भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। बस एक चीज याद रखिएगा कि आंसर राइटिंग करते वक्त आपको जो आपने जो चीजें लिखी है उसको एक बार यानी सोच सोच के ही लिखिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अज्ञान, अज्ञान, सो कभी कभी अज्ञान नाम से भी आप गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है इसमें। अब सबसे पहले मैं अज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञान यानी नॉलेज, अज्ञान यानी नॉलेज ही नहीं है वो। अज्ञान सेक्ट के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, बट एक चीज जरूर देखने मिलती है कि दैट इज द सेक्ट बिलीव्ड इन रैडिकल स्केप्टिज्म। अब रैडिकल स्केप्टिसिज्म यानी क्या? रैडिकल स्केप्टिसिज्म का मीनिंग होता है कि नॉलेज जो है उसको हासिल करना इम्पॉसिबल है। इसका ये बहुत ही रैडिकल लोग होते हैं। रैडिकल स्केप्टिसिज्म यानी इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज। वो कहते थे ना कि नॉलेज को अटेंड करो, आप सब ये बोलते कि नॉलेज अटेंड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेंड नॉलेज, इवन इट इज पॉसिबल भी होगा तो भी हम ये कहेंगे कि मोक्ष हासिल करने में कोई यूजलेस है मोक्ष हासिल करना। क्या करोगे मरने के बाद मोक्ष हासिल करके, क्या है आपको मिलने वाला मरने के बाद? तो इनका कहना है कि एक तो नॉलेज आप हासिल भी नहीं कर सकते, और आप मोक्ष हासिल करने के लिए अगर नॉलेज हासिल कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हासिल मैं कर लूंगा, तो आप क्या कर लेने वाले हो मोक्ष हासिल करके? ऐसे अज्ञान कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान, इसलिए बोला कि वर्ड्स को थोड़ा याद रखते हुए चलना है। अज्ञान यानी नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। दिस वाज द मेजर राइवल ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके तो बहुत बड़े राइवल है ये बिल्कुल बहुत बड़े दुश्मन हैं ये जैनिज्म और बुद्धिज्म के। ये चीजें होने के साथ साथ दे स्पेशलाइज्ड इन रिफ्यूटेशन एंड कंसिडर्ड इग्नोरेंट। वो हमेशा यही कहते हैं कि इग्नोरेंट रहो, इग्नोरेंस इज बेस्ट। लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं इग्नोर, लोग कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, इग्नोर।
लोग कहते हैं इसका नॉलेज हासिल करो, इग्नोर भाई नहीं करना। इग्नोरेंस इज बेस्ट। ये इग्नोरेंस वाले वर्ड या फिर इम्पॉसिबल टू अटेन द नॉलेज वाला वर्ड आया तो अज्ञान वाली चीज याद रख लेना। तो ये हो जाती है हमारी एक और फिलॉसॉफी। सो हमने यहाँ पे जो पढ़े वो यहाँ पे श्रमण स्कूल जिनको कहा जाता है, श्रमण स्कूल यानी हेट्रोडॉक्स स्कूल हमने जो पढ़ी वो 5 आती है उसमें। आजीविका हम पढ़ चुके, अज्ञान हम पढ़ चुके, चारवाक पढ़ चुके, जैनिज्म और बुद्धिज्म आज आप इसको कंप्लीट करने वाले हो। आपको ये टास्क बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए मैं इसके अलावा और आपको ज्यादा टास्क नहीं दे रहा हूँ आज के लिए। आज के लिए आपको इतना टास्क काफी है कि आप जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंप्लीट कर ले और उसके साथ साथ ये सब चीजें अच्छे से याद रखें। याद रखने के लिए कीवर्ड्स याद रखो। मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछे गए और आपने देखे कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। सो क्वेश्चन काफी बेसिक आएंगे तो आपको इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और किसी के कोई डाउट होंगे तो वो मुझे पूछ लीजिएगा। तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ यस, ये पूरा हफ्ता भी नहीं लगेगा, अभी बस एंड के पार्ट पे ही है हम। सो 2-3-4 जो भी है उसमें आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं एक पॉलिटी लूंगा और एक कौन सा सब्जेक्ट है वो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके साथ आप लोगों को 2023 के बारे में कुछ बताना था, राइट? 2023, यस। जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने 2022 वालों को बताया था वैसे 23 वालों के लिए सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि कोई भी चीज की शुरुआत बहुत अच्छी किताबों से की जानी चाहिए। शुरुआत की जो चीजें हैं वो बेसिक किताबों से करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत कीजिए। एनसीईआरटी की जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि हर क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। सबसे पहले कौन सी किताबें रिक्वायर्ड है ये जानना है। जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको अपनी शुरुआत एनसीईआरटी से करना होगा। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के आपको 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अगर तो वैसे हिस्ट्री के आपको सिर्फ 3 एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको 6 से 12 तक हिस्ट्री के एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। आपको हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी में एंशिएंट आती है, ओल्ड एनसीईआरटी में मिडिवल आती है और ओल्ड एनसीईआरटी में मॉडर्न आती है। ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 2023 वालों को ये करना है कि अपनी जो शुरुआत है वो स्लॉट बना के करनी है। अगर मैं 1.5 साल के या 1 साल के प्रिपरेशन की बात करूं तो वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन को लगभग 1.5 साल लगता है। इट विल टेक 1.5 आवर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी पूरी परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे दिन में आपके 3 स्लॉट्स होने चाहिए। 1 2 3 3 स्लॉट्स कैसे? तो पहला स्लॉट जो होगा स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 जो होगा उसमें आप कोई एक जीएस का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टडीइंग हिस्ट्री, दूसरे स्लॉट में मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है। इन सेकेंड स्लॉट आई हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स। तीसरा स्लॉट, इन थर्ड स्लॉट आई हैव टू स्टडी अनदर जीएस। अब मेरे पास कितना टाइम है दिन भर में, इसके अकॉर्डिंग मेरे स्लॉट्स बनते हैं। अगर मेरे पास टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, अगर मेरे पास है 6 आवर्स, 6 आवर्स में मैं क्या कर सकता हूं? इन 6 आवर्स आई कैन मेक द 3 स्लॉट्स फॉर 2 आवर्स और 1 घंटा एक्स्ट्रा का भी रखना पड़ता है मुझे स्पेयर में। अगर मेरे पास 7 घंटे तो मैं 6 घंटे कंसिडर करके स्लॉट बनाऊंगा। अब मेरे स्लॉट बने हैं 2 आवर्स के। 2 आवर्स मुझे करंट अफेयर्स को देना है, 2 आवर्स मुझे जीएस को देना है और 2 आवर्स मुझे देना है दूसरे जीएस को। अब मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ये जो स्लॉट होते हैं इसमें कुछ चीजें एडिशनल होती है, जैसे जो टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। ये स्ट्रेटेजी आपको कब तक ये फॉलो करना है मैं बताता हूं। ये आप फॉलो करोगे दिसंबर तक आपको रोज जो स्लॉट होगा उसके 10 एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें से 10 एमसीक्यू मुझे सॉल्व करना है। जो मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े उससे मुझे 10 एमसीक्यू सॉल्व करना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली आपको किसी भी साइट पे मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन यानी 10 एमसीक्यूज आपको दूसरे जीएस के, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़ रहा हो तो ज्योग्राफी के। उसके अलावा आंसर राइटिंग रोज 3, एक पहले जीएस से जैसे हिस्ट्री लिखा है हिस्ट्री का, दूसरा मैं पढ़ रहा हूं वो होगा आपका करंट अफेयर से एक आंसर लिखना है और तीसरा आंसर आपको लिखना है वो होगा आपको दूसरे जीएस से। ये 3 चीजें आपको करनी है
और सोने से पहले जितनी चीजें पढ़ी उसको रिवाइज करना है। ये हो गया आपका 6 दिन का शेड्यूल, वीक में 6 दिन का शेड्यूल। 7वां दिन जो संडे आता है, संडे को आपको नया कोई जीएस नहीं पढ़ना है। संडे को आपको 2 काम करना, 3 काम करना है। संडे में आप 3 स्लॉट में रहोगे, एक स्लॉट में आप करोगे रिवीजन, जितना पूरे वीक में पढ़ा है उतने पूरे वीक की रिवीजन। दूसरा स्लॉट आता है करंट अफेयर्स का, जैसे रोज करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वैसे संडे को भी करंट अफेयर पढ़ोगे। तीसरा जो स्लॉट होगा इसमें आपको करना है ऐसे राइटिंग, आप एक ऐसे लिखोगे, क्योंकि ऐसे का पेपर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो संडे को ऐसे, रिवीजन एंड करंट अफेयर्स, ये संडे होगा आपका। उसके साथ 6 दिन का आपका शेड्यूल यही चलेगा। अब मेन ये है कि जब आप रेफरेंस बुक जो पढ़ते हो उसमें सबसे पहले याद रखना है कि आपको कोई एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स नहीं पढ़नी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर पॉलिटी आई एम स्टडिंग एम लक्ष्मीकांत, तो मुझे डीडी बसु नहीं पढ़नी। इफ आई एम फॉलोइंग डीडी बसु देन मुझे एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। रिपीटेडली रिपीट नहीं, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, इससे अच्छा रहेगा, है ना। कि मैं आपको बताऊंगा कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ो, उससे अच्छा रहेगा कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। वो चीज आपको बराबर हासिल करा के देगी, आपको हर चीज बराबर मिलेगी। करंट अफेयर्स पढ़ना डेली, उसको अप्लाई करना। करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दूं कि देखो, आपको करंट अफेयर्स का सिंपल एक तरीका बता दूं 2023 वालों को। आप करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हो, अगर आपने इस मंथ से शुरू किया अपना प्रिपरेशन, तो इस मंथ से आपको डेली करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर्स। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके अलावा जब मंथ खत्म हो जाता है तो आपको एक मैगजीन पढ़ना है, करंट अफेयर्स की मैगजीन, कोई भी पब्लिकेशन की चलेगी। आपको विजन की पढ़ना है, विजन की पढ़ो। आपने जितनी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़ी है उसमें से काफी सारी चीजें आपको उस मंथ के मैगजीन में मिल जाएगी, जो कि उस मंथ खत्म होने के बाद आएगी। इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो मंथली मैगजीन खत्म करने का। बस आपको क्या करना है कि वो जो टॉपिक पढ़ के उसको एक बार रिवाइज करना, और जो एक्स्ट्रा के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर में आपको नहीं मिले, क्योंकि करंट अफेयर की मैगजीन बनाने के सोर्सेस अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि योजना का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कुरुक्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू का यूज करते हैं, इकोनॉमिक, या फिर हम कहेंगे कि जो भी आपके इंडियन एक्सप्रेस है उसका यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स का यूज करके मैगजीन बनाई जाती है। तो इसमें आपको आपके न्यूज़पेपर के अलावा और भी चीजें मिल जाएगी, यानी आपका करंट अफेयर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, दिन भर डेली न्यूज़पेपर, और मंथ खत्म होने के बाद मंथली मैगजीन। उसके अलावा 2 जीएस पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको 2023 के लिए दिसंबर तक ये फॉलो करना है। जनवरी से आप प्रीलिम्स के, अब आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में होता है, जैसे कि हम कहेंगे कि कुछ और भी सब्जेक्ट है, जैसे ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये प्री मेंस में होता है, जनरल साइंस सिर्फ प्री में होता है। तो ये सब्जेक्ट जो है इनको थोड़ा सा बांट के पढ़ना है। प्री की प्रिपरेशन यानी सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, ये आपको करना है, ठीक है। सो दिसंबर तक आपको ये स्ट्रेटेजी जो है उसको पूरा करना है। दिसंबर के बाद आपको प्री के ऊपर वर्क करना है, एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा, यानी इतना समझ लीजिए, अभी आप 30 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, प्री की जब प्रिपरेशन करोगे तो 60 20 एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना, ऐसा। और जब 1 महीना बचता है एग्जाम के लिए तो आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना डेली, एक मॉक टेस्ट दिया जैसे दिया। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? नोट्स, देखिए नोट्स का कैसा है कि नोट्स बनाना फिलहाल जरूरी नहीं है। अगर किसी को नोट्स बनाने की आदत है तो वो नोट्स बना सकते हैं। रीडिंग्स जो होती है उसमें पहले रीडिंग में हाईलाइट करना है पॉइंट को, पहले रीडिंग में सिर्फ हाईलाइट करना है। आपको एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग तो होनी चाहिए एक बुक की। दूसरे जो रीडिंग होगी उसमें आप नोट्स बना के आप उसको लिख सकते हो। नोट्स बहुत लिमिटेड चीजों के बनने चाहिए, जैसे नोट्स अगर बनाने हैं तो उसमें कीवर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल, फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स, और तीसरा मैं कहूंगा वो है ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं रहती वो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर पॉलिटी में आर्टिकल 21 याद रहता है, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो मैं आर्टिकल 21 के नोट्स नहीं बनाऊंगा। मुझे जो चीज याद नहीं रहती है वो प्लस कीवर्ड्स और प्लस फ्लो चार्ट्स, इस पे बेस्ड आपके नोट्स रहने चाहिए।
ठीक है। और नोट्स जिनको बनाने की आदत है वही बनाइए, जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं है वो अपने बुक्स जो होते हैं उसमें हाईलाइट करके साइड में जो जो चीजें वो लिखते हुए भी चल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि एग्जाम के वक्त अपने नोट्स पे विश्वास नहीं, नोट्स उठाने से अच्छा वो रेफरेंस बुक ही उठाते हैं, वहीं से रिवाइज करते हैं, तो फिर नोट्स बना के आपका टाइम ही वेस्ट होगा। और जिनको आदत है कि वो अपने नोट्स से ही रिवाइज करते हैं उन लोगों ने नोट्स बनाने चाहिए, और जिनको आदत नहीं उन्होंने बुक पे ही हाईलाइट करके बुक पे ही कुछ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए एक्स्ट्रा के। ठीक है। करंट अफेयर्स के जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए बहुत सारे नोट्स बनाने में ही टाइम जाता है करंट अफेयर्स का। नोट्स से अच्छा आपको करंट अफेयर के नोट्स बनी बनाई हुई मैगजीन मिल जाती है, और एंड में आपको नोट्स के तौर पे पूरे साल भर का पीटी 365 मिल जाता है। तो नोट्स क्यों बनाना है अपने को, तो नोट्स रेडीमेड ही मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, है ना। तो नोट्स बनाने से अच्छा जो मैगजीन होगा उस पर ही हाईलाइट करते चलिए। टाइम क्योंकि बहुत जाता है, करंट अफेयर्स इतने सारे होते हैं कि उसके नोट्स बनाने जाओगे तो 4-5 घंटे, दिन के 4 घंटे तो आपके पढ़ने में और लिखने में ही चले जाएंगे नोट्स में। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं और मंथली मैगजीन का नोट्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, यस। हाँ, वैसे तो वो प्रीलिम्स गुरु करके एक ऐप था, अभी पता नहीं वो ऐप अभी भी है या नहीं। तो प्रीलिम गुरु करके एक ऐप था, उसमें काफी सारे एमसीक्यू मिलते थे, तो वो कुछ नहीं, उसमें से एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, टॉपिक वाइज दिए होते प्रीलिम गुरु करके, और सॉल्व होने का। ऐप डिलीट करना तो डिलीट कर देना, अपना जहाँ फायदा मिल गया अपन ले ले, जो भी ऐप में मिल गया, है ना। तो प्रीलिम्स गुरु करके वो ऐप थी, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उसमें ना टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिखे थे मुझे। तो ऐसी चीजें आप ढूंढते रहिएगा प्ले स्टोर पे, तो उससे आप कर सकते हैं इसे। यस, थैंक यू। और उसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो इनसाइट ऑन इंडिया बहुत अच्छी साइट है जहां से आप इसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, डेली एमसीक्यू के, डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको फॉलो करते रहे। हाँ, यस। हाँ हाँ, मेंस का वैसे मेरा वो प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि मेंस के जो है ना उसको टॉपिक वाइज अगर हम खत्म करें एक एक सब्जेक्ट को तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो टॉपिक 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 आपके खत्म हो जाएगा और आपका पूरा बर्डन ही खत्म हो जाता है फिर जल्दी ही। तो हम वैसा भी कुछ करते हैं जल्दी ही। ठीक है, सो यस। और यस, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एथिक्स का अपन करेंगे, बट एथिक्स का कैसे करते हैं कि प्री खत्म होने देते हैं फिर एथिक्स का शुरू करते हैं, क्योंकि एथिक्स का एक वैसे मैंने लिया है पहले ही। बट अभी कैसा है कि अभी फिलहाल डिमांड, यानी ज्यादा लोगों को जरूरत, हम कहेंगे कि प्री के सब्जेक्ट्स की है, तो वो जैसा खत्म हो जाता है अपना प्री का एक एथिक्स की बैच ले लेंगे तुरंत ही प्री खत्म होने के बाद। ठीक है, यानी सबको उसका बेनिफिट मिल जाए। अभी हम प्री के सब्जेक्ट्स खत्म कर लेते हैं। हाँ, यस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको, उसके लिए कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे नोट्स पढ़ लीजिए और पॉलिटी के मेरे लेक्चर्स कर लीजिए, हो गया आपका पॉलिटी पूरा खत्म। ठीक है, उसको कैसा है कि 30 लेक्चर्स लगते हैं पॉलिटी को, अराउंड 20, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, प्री मेंस दोनों कवर करेंगे हम, सो उतना आपको लगेगा ही। ठीक है, सो ऐसा है। यस, सो यस, थैंक यू। सो चलिए मिलते हैं फिर कल अगेन एट 7 AM। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।